Good afternoon, everyone. The questions आप लोगों ने दे रखे हैं। अच्छा, मुझे लगता है कि ये सब पहले क्लास के सवाल हैं क्या? आरबीआई की इन परिस्थितियों में अच्छा मुद्रा तो रामेश्वर सर बढ़ावाते हैं। हमसे चुनाव जीतने वाली बात करो, मुद्रा उद्रा हमसे ही पूछो। खटाखट 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 कैसे दिया जाता है? आपको पता चले इसी एक आपने देखा होगा इकोनॉमिक्स से टीचर बड़े परेशान रहते हैं। तो जानते क्यों परेशान रहते हैं? देश की आर्थिक हालत देखकर। देश की आर्थिक हालत देखकर परेशान हो जाते हैं। हमें देश की आर्थिक हालत से मतलब है सरकार बनवाना है। हमारा पर्पस क्या है? किसी बच्चे ने कहा है कि अनुच्छेद 1 में भारत राज्यों का संघ है। अच्छा, मौद्रिक नीति ये सब तो मतलब नहीं है। ये सब तो मेरा सवाल नहीं है ना, हटा दो। कैसे यहाँ पे आ गया? अनुच्छेद 1 में भारत राज्यों का संघ लिखा गया है। राज्यों के संघ की जगह पर प्रांतों का संघ क्यों नहीं लिखा गया? क्योंकि राज्य की परिभाषा में राज्य के चारों तत्व विद्यमान होने चाहिए, जो कि हमारे भारत के राज्यों के पास चौथा तत्व आंशिक रूप से है। हैं? संविधान पढ़ोगे या लिखोगे मेरे पुत्र? इतना बड़ा विद्वान होने की जरूरत नहीं है। संविधान जो लिखा गया है उसका भाव समझोगे। चौथा तत्व देखो, एक होती है पॉलिटिक्स, एक होती है संविधान। संविधान कई बार व्यवहारिक परिस्थितियों से अलग आता है। कई बार पॉलिटिक्स और विधि में कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो स्वाभाविक रूप में जैसे कि आप देखेंगे कि संविधान में लिखा गया है कि अगर कोई व्यक्ति चुनाव जीत जाए और शपथ न ले तो सांसद नहीं रहेगा। लेकिन कब तक शपथ ले ये तय नहीं हो गया। अमृतपाल के बारे में क्या हो रहा है? इसलिए कई बार व्यवहारिक चीज़ों में पॉलिटिक्स में थोड़े फासले होते हैं, लेकिन संविधान में जो राज्य की बात की गई है वो अलग तरीके से कहा गया है। व्यवहारिक रूप में जो राज्य की बात की जाती है वो अलग तरीके से की जाती है। दोनों को जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। आगे आपको बता देंगे। क्या लिखा आपने? अच्छा, लोकतंत्र में पहला पॉइंट लिखा था आपने, क्या लिखा था? प्रत्येक व्यक्ति गरिमा का समान महत्व है। आगे लिख लीजिए उसी की, जो आपने लिखा था उसी के आगे। इसीलिए अगला पॉइंट है इसीलिए इसीलिए नागरिकों को इसीलिए नागरिकों को स्वतंत्रता और अधिकार प्रदान किए जाते हैं। इसलिए नागरिकों को स्वतंत्रता और अधिकार प्रदान किए जाते हैं। अगला पॉइंट आप लिख लीजिए। आपकी गरिमा बची हुई है या टूट गई है? किसकी बची हुई है? ये कल हमने बताया था आप सब में गरिमा है। गरिमा, किसकी गरिमा पे हमला हुआ? अरे मेरे बच्चे, ये क्यों नहीं कहते कि रोज ही तुम्हारी गरिमा पे हमला हो रहा है? बेरोजगारों की गरिमा? अरे मेरे बच्चे, गरिमा, अब देखो, गरिमा में जीवन का अधिकार का मतलब है कि मेरे लिए हर जीवन शैली का महत्व है। हर व्यक्ति अपने मन चाहे जीवन जिए। अब किसी गरिमा में जीवन का मतलब कोई कलाकार बन जाए, कोई फिल्मकार बन जाए, कोई इटली जाके शादी करे, कोई जामनगर शादी करे, कोई मेल से मेल करे, फीमेल से फीमेल करे, कोई भी गरिमा। गरिमा में जीवन का मतलब अपने चॉइस के कपड़े भी पहने। मकान मालिक, आपको लगता नहीं जब महीने किराया देने की बात आती है तो मकान मालिक गरिमा पे हमला करता है? वो कहता किराया दो
और उस समय हमें याद आती है हमारी गरिमा पे हमला हो रहा है, लेकिन कुछ कर नहीं पाओगे। यही हकीकत है। हमने तो कह लिया मानव की गरिमा समान है, लेकिन कई बार हमें मन लगता है कि ना, अब तो मैं एक बड़ा सा महल बनवाऊंगा, उसमें रहूंगा। ऐसा ही नहीं है। अभी आप किराएदार हो, अभी आप बेरोजगार हो, अभी आप कुल मिला के फुक्कड़ हो। आपकी कौन सी गरिमा है? यहाँ गरिमा कोई व्यक्ति नहीं है, याद रखना। इसलिए मेरे बच्चों, विषमता मूलक समाज में गरिमा का महत्व नहीं होता। किसी व्यक्ति को आज़ादी तब देंगे, आप याद रखिएगा, विषमता मूलक अगर समाज होगा तो आज़ादी मुट्ठी भर लोगों का विशेषाधिकार बन जाएगी। आपको भी आज़ादी है रोल्स रॉयस खरीदने की। कभी गए खरीदने? आपको पता है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट चले जाओ, यहाँ से महज 35 किलोमीटर दूर है। रोज ही फ्लाइट जा रही है, रोम, फ्रांस, अबू धाबी, सऊदी अरेबिया, उसके बाद श्रीलंका, थाईलैंड, कहीं चले जाओ। जाओगे? इसलिए मैंने सॉन्ग से, जग घूमया तेरे जैसे न कोई, मैंने कहा पहले टिकट तो दो यार जग घूमने का। हम तो मुखर्जी नगर से वजीराबाद, वजीराबाद से मुखर्जी नगर। इसलिए मेरे दोस्तों, आज़ादी तो संविधान ने दे दी। लोकतंत्र में केवल आज़ादी मिलना चाहिए, रोटी कपड़ा मकान भी, दोनों चीज़ें होनी चाहिए। अरे जब पेट भरेगा तब तो गरिमा की याद आएगी। और मेरे दोस्तों, इसीलिए जब अब किसी किसी बारात में गए हुए हैं, कोई कितना भी डांट रहा है, वहां पहले पहले उनका गोलगप्पा खा लें दो, उसके बाद डांटना। गरिमा का मतलब है कि कोई डांट दे, खाना नहीं खाना है। अब नहीं खाना खाना है तो, पुराने जमाने में लोग गरिमा का बहुत ध्यान रखते थे, पता है। पहले शादी ब्याह में लोग जाते थे, उनको पूछा जाता था, खाना आपने खाया? आप आओ खाओ। एक शादी में गया था, मैंने पता चला कि दूल्हे के फूफा जी खड़े हुए थे किनारे। मैंने कहा सर खाना खा लो। मैं, कमाल की बात कर रहे हो, कोई पूछ रहा है मुझे? मैंने कहा जाओ फिर। बिना खाए रह गए गरिमा के चक्कर में। हम लोग आधुनिक लोग हैं, गरिमा हो न हो, पेट पहले। पहले क्या है? गोलगप्पा। पहले रोटी कपड़ा मकान। पहले 2500 रुपये दो, उसके बाद आज़ादी की बात पूछेंगे। क्या चाहिए? ऑप्शन है 2500 रुपये गरिमा। लिख लो मेरे बच्चों, अगला पॉइंट है, लोकतंत्र में लोकतंत्र में जब तक सामाजिक आर्थिक समानता स्थापित नहीं होगी, लोकतंत्र में जब तक सामाजिक आर्थिक समानता स्थापित नहीं होगी, स्वतंत्रता सभी के लिए नहीं मिल पाएगी। स्वतंत्रता सभी के लिए उपलब्ध नहीं होगी। सभी के लिए उपलब्ध नहीं होगी। आपको याद दिला देंगे, पीटी में सवाल आया था, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में सवाल आया था, लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? कुशल सरकार बना देना, अर्थव्यवस्था को ठीक कर देना। लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? ठीक है, संप्रभुता की विशेषता क्या है? ये पीटी से पूछा गया सवाल है। लोकतंत्र की विशेषता क्या है? ये सवाल पूछा गया है। तो आप प्रीवियस ईयर पेपर में जाओगे तो बेसिक बातें पूछी जाती हैं। आपने पॉलिटी वाली कभी मेरी किताब देखी है? तो जिन लोगों को इस बार पीटी ना देना हो वो जरूर देखना, जिन लोगों को पीटी देना हो देखने की किताब नहीं, जरूरत नहीं है। जिस बात बता रहा हूँ उतना सफिशिएंट है आपको। जिनके पास टाइम हो उनको देखना चाहिए। आप याद रखिए, आपके और उसके बाद एक बार किताब पढ़ो तो एनसीईआरटी इतनी अच्छी लिखी गई है, तो पूछो मत। लेकिन एनसीईआरटी पहली बार समझने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि एक एक शब्दों का इतना उसका मर्म है। इसे आप देखो, आइए सवाल पूछा गया है, लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? मैं ऑप्शन आपको दे रहा हूँ,
लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? समाज में आर्थिक संपन्नता पैदा कर देना। 2, कुशलता पैदा कर देना। 3, अच्छे नागरिकों का निर्माण कर देना। साधारण व्यक्तियों को असाधारण बना देना। तीनों ऑप्शन में कौन सा टिक करेंगे? क्या? कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे? कौन सा? ओ माय गॉड, कैसे पता? रटा हुआ है क्या उत्तर? कैसे? कैसे सी बताया? हनुमान जी का नाम लिख। अरे सी बताए। मेरे बच्चों, लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? आर्थिक संपन्नता पैदा करना। हाँ या ना? हाँ या ना? वो कोई हाँ कह रहा है, कोई ना कर, समझ नहीं पा रहे क्या कह रहा है। बड़े होशियार हो यार आप लोग तो। लोकतंत्र की विशेषता आर्थिक संपन्नता पैदा करना है या नहीं? कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? मेरे बच्चों, इतिहास गवाह है, तानाशाही ने जितनी आर्थिक संपन्नता पैदा की है, लोकतंत्र नहीं की है। अगर वर्ल्ड हिस्ट्री आप पढ़ेंगे, स्टालिन ने 20 साल में रसिया में जो आर्थिक समृद्धि पैदा की, वैसा कभी नहीं था। हिटलर मुसोलिनी के समय इटली और जर्मनी की जो प्रगति हुई, वो कल्पनातीत है। चाइना आपके सामने है। चाइना, यूएई, सिंगापुर। एक बात याद रखिए, लोकतंत्र इसलिए प्रेफर नहीं किया जाता, उसमें आर्थिक समृद्धि हो जाती है। लोकतंत्र के साथ आर्थिक समृद्धि हो सकती है, आर्थिक समृद्धि के साथ लोकतंत्र हो जाए जरूरी नहीं है। इंग्लैंड में, अमेरिका में लोकतंत्र भी आर्थिक समृद्धि भी है। तो आर्थिक समृद्धि के लिए लोकतंत्र नहीं अपनाया जाता, आप याद रखिएगा। दूसरी बात, शासन बहुत कुशल हो सकता है। यूएई में चले जाइए आप। यूएई में पता है, कुछ दर्शक चले गए थे राहुल से मिलने। पुलिस वहां की इतनी तगड़ी है, ऐसा फाइन लगाया कि पता चला आदमी वहां मर जाता, फाइन दे नहीं पाता। कानून बहुत तगड़ा है वहां का, शासन बड़ा ही प्रभावशाली है। लोकतंत्र का मर्म ये भी नहीं है। आपको पता है लोकतंत्र का मर्म क्या है? साधारण सामान्य नागरिकों को असाधारण बना देना। ये हमारे मेरे सामने कौन से बच्चे बैठे हुए हैं? साधारण या साधारण? भविष्य में क्या बनोगे? कैसे? याद रखना, लोकतंत्र साधारण व्यक्तियों को असाधारण बना देता है। क्योंकि यूएई में आप बड़े प्रतिभाशाली हो सकते हैं, राष्ट्रपति थोड़ी बन पाओगे वहां पे। राष्ट्रपति का पद तो परिवार के लिए रिजर्व है, ध्यान रखना। और रसिया में सोच भी नहीं सकते। सिंगापुर में कई बार विपक्षी दल का नेता आता था, तो वहां का प्रधानमंत्री उसको पकड़वा के बुलवाता था, जरा लाओ। तो विपक्षी दल के नेता से पूछता था कि क्या करोगे, ऐसा ये बताओ, ऐसा तुम क्या करोगे जो मैं नहीं कर रहा हूं? कह रहा ऐसा कुछ तो नहीं करूंगा, बस अंगुली करूंगा। बहुत कूटता था उसको। लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अधिकार है। और आपको पता है, समाज में यही यही साइंस वाले बच्चे नहीं समझ पाते। साइंस वाले बच्चे कहते हैं मैं बीएससी कर रहा हूँ, इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है। फैक्ट्री में रहोगे या दुनिया में भी रहोगे? हमें 24 घंटे फैक्ट्री में रहोगे, बाहर आना पड़ेगा। एक बार मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर अपने सामने किसी को समझता ही नहीं, अपने सामने किसी को नहीं समझता। जब भी डॉक्टर के पास जाओ, क्या कहता है? अभी तो मरने वाले थे, बस 2 घंटे पहले ना आए होते मर जाते। हमने को समझाया आत्मा अमर अजर अविनाशी है सर। चुप हो गया। हमने कहा ये कौन से विचार है? मेरे बच्चों, लोकतंत्र साधारण नागरिकों को असाधारण बनाता। क्यों? आपको एमपी एमएलए बनने का मौका देता है। और आपको पता है, जो एमपी एमएलए बनते हैं वो समुदाय के लिए काम करते हैं, अपने लिए थोड़ी काम करते हैं। अरे नेता बनना बहुत बड़ी बात है मेरे बच्चों। और सबसे आसान काम क्या है? कमाओ खाओ और घर में बैठ के झूले पे बैठते हो, चाय का मजा लो। आपको पता है मंत्री बनने का मतलब है, आपको केवल अपनी शिक्षा की पड़ी है। भारत के मानव संसाधन शिक्षा मंत्री को पूरे बच्चों की शिक्षा की पड़ी है। आपको पता है मेरा हेल्थ ठीक रहे, भारत के स्वास्थ्य मंत्री की चिंता क्या है?
आपको पता है डीएम कौन होता है? 24 घंटे काम करता है, उसका रात दिन नहीं होता। कुंभ मेला में देख लीजिए। और यहाँ हमारे बच्चों को कभी ऐसे क्लास में बुला लिया जाए एकदम सुबह आना, सर नींद नहीं खुलती, नहीं आऊंगा। और दोस्तों, इधर प्रधानमंत्री 75 साल की उम्र में भाग रहे हैं, और यहाँ हमारे यहाँ 75 साल के दादा हो जाते हैं, बैठ कर राम नाम कर रहे हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय। देखो, इसलिए अब बताओ, प्रधानमंत्री 75 साल की उम्र में इतना मेहनत कर रहे हैं, क्यों? आपके लिए। रिंकिया के पापा खुश थे ना? राजनीति में क्यों आए? आपके लिए। आप क्यों जाओगे? हैं, अपने लिए जाओगे? इसलिए मेरे बच्चों, जानते हो, इसीलिए मॉनिटर बनना चाहिए, आपके समुदाय में ग्राम प्रधान बनना चाहिए, आप में लीडरशिप की क्वालिटी आनी चाहिए, जिससे आप देश को दिशा दे सको। ये नेता हैं या लीडर हैं? लीडर है, और हमारे समाज को लीडर की आवश्यकता है। इसलिए पॉलिटिक्स में आना चाहिए, समाज में आना चाहिए। ये मौका राजशाही मिलेगा या लोकतंत्र में? जरा सोच के देखिए, जब जिले इलाही का शासन होगा तो बहन जी जैसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बन पाती? बहन जी मुख्यमंत्री बनी किस कारण? क्योंकि हमारे यहाँ लोकतंत्र है। चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया किस कारण? और अभी तो आपने देखा, रेखा मुख्यमंत्री बनी, कॉलेज की लीडर थी। इसलिए कॉलेज में जाना, नेतागिरी करना, मोहल्ले में रहना, ये नहीं कि बैठ के मोहल्ले में झगड़ा हो रहा है बैठ के पॉलिटिकल नोट्स बना रही हो। नहीं, लोकतंत्र आपको मौका देता है समाज की सेवा के लिए। लोकतंत्र आपको मौका देता है महामानव बनने के लिए। मानव बनेंगे, महामानव बनोगे मेरे बच्चों। जिस दिन पूरी दुनिया के लिए काम आ जाओ, वही महामानव है। और कितने लोग धरती के बोझ होते हैं पता है? ऑक्सीजन सोखे, दाल भात खा गए, बाकी कुछ मिले और खा जाए, और खा के निकाल के इसी दुनिया में रह गए, कुछ नहीं किया। ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं? इसलिए मेरे बच्चों याद रखना, लोकतंत्र का मर्म क्या है? महामानव पैदा करता है। लोकतंत्र का मर्म क्या है? नेतृत्व पैदा करता है। लोकतंत्र का मर्म क्या है? सभी को अपने अपने व्यक्तित्व विकास की अवसर देता है, क्योंकि हर असाधारण आदमी है। हर आदमी असाधारण है, लेकिन राजशाही में उसको दबा दिया जाता है। हर व्यक्ति असाधारण है, हर व्यक्ति कमाल की क्षमता का है, लेकिन बाकी शासन में उसका मौका नहीं मिलता। लोकतंत्र सभी को मौका देता है। इसलिए है, जब आप कोई उत्तर देखा करो, रटा मत करो, कारण तो ढूंढ लो क्यों ऐसा कहा गया। ये लोकतंत्र की फिलॉसफी है। हेडिंग चेंज कर लीजिए। अच्छा, आपका भी कोई दर्शन है? आपकी भी कोई फिलॉसफी है लाइफ में? संविधान की फिलॉसफी तो है, सरकार की फिलॉसफी तो ने पढ़ लिया। आपकी भी कोई फिलॉसफी है? किसकी है फिलॉसफी? बताओ मेरे बच्चों, तब तो बच्चे मेरे बोलते ही नहीं, केवल मुस्कुरा के रह जाते हैं। ये तो गंदी बात है, मैं पूछ रहा हूँ, बताओ किसकी फिलॉसफी है? बताओ मेरे बच्चे क्या बता रही थी? कौन बता रहा है? क्या फिलॉसफी है मेरे बच्चे? वो देखो कह रहा है, ओ ये महापुरुष, मैं तुम्हारी पूछ रहा हूँ, हर व्यक्ति नहीं पूछ रहा हूँ। क्या? इस विषय पर बताओ। ओ माय गॉड, अरे यार तुम तो सब हमसे ही सवाल पूछने लगे। अरे मेरे बच्चे कह रहे, भाई सिंपल सवाल है, आपके जीवन की फिलॉसफी क्या है? कोई बात है, नहीं पता तो बैठ जाओ, कोई बात नहीं। मैंने एक सवाल पूछे से 2 सवाल मुझसे पूछ लिया। Oh my God, आप लोगों को कोई फिलॉसफी है कि नहीं? कोई फलसफा है लाइफ का कि नहीं है? आपको पता है, जब इंटरव्यू में आईएएस में जाते हो, पहला पूछता है अपने बारे में 2 लाइन बताओ। आप क्या कहोगे? दुनिया के हर व्यक्ति के बारे में बताऊंगा। मैं अपने बारे में पूछ रहा हूँ भाई, अपने को नहीं जानते।
अरे जानते हो तो बताओ मेरे बच्चों, अपने इतने बड़े हो गए अपने आप को जानते नहीं? जानते हो तो बताओ ना फिर। हाँ ठीक, अच्छे। लास्ट वाली जो बात आप बताई कि आपकी फिलॉसफी क्या है, सेवा करना, सेवा ही धर्म है। बैठ जाओ मेरे बच्चे, सही बात बताई तुमने। इसलिए आपको पता है, आपके हर व्यक्ति जीवन की फिलॉसफी आप लोग बोलना नहीं चाहते। व्हाट्सएप पे क्या लिखते हो, स्टेटस पे क्या लिखते हो? फिलॉसफी तो है। इसलिए मेरे बच्चों, जो राष्ट्र की फिलॉसफी है वो प्रस्तावना में लिखी है, संविधान की फिलॉसफी। अरे आपकी आपकी भी तो फिलॉसफी है। जो फिलॉसफी कैसी है? जो डर गया वो मर गया। फिलॉसफी कैसी है? नो स्टडी नो कंफ्यूजन। फिलॉसफी कैसी है? लाइफ इज नॉट अ वॉर, टेक इट इजी। फिलॉसफी है। फिलॉसफी कैसी है? जिंदगी के गम को धुएं में उड़ाता चला गया। फिलॉसफी कैसी है? जिंदगी ना मिलेगी। ये तो फिलॉसफी है। दर्शन, दर्शन का मतलब क्या है? जीवन का इसेंस क्या है, सार क्या है, मूल क्या है, तत्व क्या है। और हमें दर्शन, दर्शन का मतलब क्या होता है? अरे जीवन कोई मर्म तो होगा। हर चीज का मर्म होता है। ट्यूबलाइट का मर्म क्या है? प्रकाश देना। फैन का मर्म क्या है? हवा देना। आपके जीवन का भी कोई मर्म होना चाहिए मेरे बच्चों। इसी को हम फिलॉसफी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? दर्शन। और जैसा, इसलिए केवल दूसरे का दर्शन ही मत करो, अपने दर्शन के बारे में भी जानो। जो आप जानते हो, हमने फिर कहा, अब ध्यान से देखना कि व्हाट्सएप पे जो स्टेटस लगाते हो, रेंडमली ऐसा लगा लेते हो या कुछ ऐसा कारण उसका होता है? वही तो आपकी फिलॉसफी है। तो लोकतंत्र का पहला क्या होता है? फिलॉसफी। लेकिन फिलॉसफी सारी हो, घर मिले ही नहीं रहने को, तब तो बात नहीं बनेगी। इसलिए इस फिलॉसफी को पूरा करने के लिए हमारे पास एक तंत्र चाहिए, सरकार चाहिए। ये भी तो लोकतंत्र में होना चाहिए। ऊपर क्या है? लोकतंत्र का आदर्श। और याद रखना, जीवन में आदर्श का ही महत्व होता है मेरे बच्चों। बायोलॉजिकली आप सब लोग एक जैसे हो, याद रखना। बायोलॉजिकली आप पशु से अलग नहीं हो। ना, ध्यान रखना। बायोलॉजिकली, डॉक्टर डॉक्टर बायोलॉजी के पढ़ के बहुत खुश, डॉक्टर पता नहीं कि डॉक्टर कुछ समझता नहीं, कई बार उससे मेरी मुठभेड़ हो चुकी है। आपको पता है, डॉक्टर का बता दो आप क्या पढ़ाते हो, पॉलिटिकल साइंस आपसे बात ही नहीं करेगा। मेरी सब कोई विषय होता है। हमने कहा सर आप तो सब गंदी गंदी चीजों का अध्ययन करते हो, सब यहाँ से खोल दो। शरीर खुल जाएगी तो क्या दिखेगा? अच्छी चीज दिखेगी, गंदी चीज दिखेगी? सब गंदी चीज दिखेगी। शरीर खुल जाए आप देख नहीं पाओगे। और जैसा हमारा शरीर है वैसे डॉगी का भी शरीर है। और पशु तो शरीर में हमसे पता नहीं कितने गुने आ गए हैं। इसलिए शरीर बना लो, लेकिन वो आपके जीवन की फिलॉसफी नहीं हो सकती मेरे बच्चों। हाथी का शरीर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई लोग सोचते हैं सिक्स पैक, सिक्स पैक। हाथी से टकरा जाओ, उसकी पूंछ मार देगी तो मजा आएगा। तब पता चलेगा सिक्स पैक है, पांच पैक है, दो पैक है। कुछ लोग करें हमारे पांच बच्चे, छह बच्चे, सुअर के पास चले जाओ, 16-16 बच्चे इकट्ठे होते थे। ये सब कोई बात होती है? लेकिन आपको पता है, जो हाथी के पास भी नहीं है। इसलिए हम बायोलॉजी हैं या फिलॉसफी हैं? हम शरीर हैं या विचार हैं? आप विचारों से अलग होते हो या शरीर से? विचारों से। यही मानव होने का मतलब मेरे बच्चे, जो डॉक्टर नहीं समझ पाता। डॉक्टर का एक ही एक का दिल दूसरे में लगा देता है, दूसरे के तीसरे में, और किडनी कहीं देखेगा, इधर का सिलेगा उधर का खोलेगा, यही काम करता है वो। इसलिए एक बात याद रखना, विचार महत्वपूर्ण होता है। जो आपका विचार है वही तो दर्शन है। और विचार आपका इंजन है। एक सुबह सुबह अच्छा विचार मिल गया, समझ लो पूरा पूरा दिन भर दंदना के। इसे युवा क्या करना चाहिए? सुबह सुबह अच्छा विचार लेना चाहिए। और हमारे संविधान से अच्छा विचार कहीं है ही नहीं है मेरे बच्चों। लोकतंत्र से अच्छा विचार कहीं है ही नहीं है। कैसे? आगे लिख लो, क्या लिखा आपने?
अगले पैराग्राफ से, लोकतंत्र के, नहीं हेडिंग नहीं है, या हेडिंग लिख लो, लोकतंत्र सरकार के रूप में, हेडिंग लिख लो। अभी लोकतंत्र की फिलॉसफी हमने बताई, अगला हेडिंग है लोकतंत्र सरकार के रूप में। लोकतंत्र सरकार के रूप में, पहला पॉइंट, लोकतंत्र के उपरोक्त आदर्श लोकतंत्र के उपरोक्त आदर्श अथवा दर्शन को पूर्ण करने के लिए लोकतंत्र के उपरोक्त आदर्श अथवा दर्शन को पूर्ण करने के लिए सरकार के निर्माण की आवश्यकता होती है। सरकार के निर्माण की आवश्यकता होती है। लोकतांत्रिक सरकार आम जनता की सहमति के आधार पर कार्य करती है। सहमति अंडरलाइन। लोकतांत्रिक सरकार आम जनता की सहमति के आधार पर कार्य करती है। सहमति अंडरलाइन। जिसके लिए नियमित समय पर निर्वाचन का आयोजन होता है। जिसके लिए नियमित समय पर निर्वाचन का आयोजन होता है। नियमित समय पर निर्वाचन का आयोजन होता है। अगला पॉइंट, लोकतांत्रिक सरकार उत्तरदायी सरकार कहलाती है। लोकतांत्रिक सरकार उत्तरदायी सरकार कहलाती है। जहां निर्णय बहुमत से होते हैं। लोकतांत्रिक सरकार उत्तरदायी सरकार कहलाती है जहां निर्णय बहुमत से होते हैं। जहां निर्णय बहुमत से होते हैं, ये बात स्पष्ट हुई। देखिए, लोकतांत्रिक सरकार का मतलब क्या है? सहमत पे सरकार। अभी आपने दिल्ली, जिन लोगों ने दिल्ली में मतदान किया, दिल्ली सरकार को सहमत दिया। जो भी पीएम और सीएम है, आपकी सहमति से हैं या जबरदस्ती बन गए हैं? सहमत के लिए क्या होता है? निर्वाचन। क्योंकि लोकतंत्र का मतलब है, लोकतंत्र का सैद्धांतिक तो मतलब है सीधा मेरा शासन, लेकिन इतनी बड़ी जनसंख्या, इतना बड़ा देश है, सीधा मेरा शासन तो हो नहीं पाएगा। तो मेरा शासन या मेरे प्रतिनिधियों का शासन। सैद्धांतिक रूप में लोकतंत्र का मतलब है मेरा शासन, उसका व्यवहारिक नाम क्या है? मेरे प्रतिनिधियों का शासन। तो प्रतिनिधि किसके प्रति उत्तरदायी होंगे? हमारे प्रति। क्योंकि हर 5 साल में हम अपने प्रतिनिधि को बदल सकते हैं। इसलिए आप याद रखिएगा, अगर देश थोड़ा सा कम आगे बढ़ पाया, उसमें नेताओं का योगदान कम है, प्रशासनिक अधिकारियों का योगदान ज्यादा है। इसलिए प्रशासनिक अधिकारी के ऊपर नेता रहता है। नेता को पता है कि 5 साल बाद सत्ता में रहना जनता पर निर्भर है, अधिकारी के लिए बात ठीक नहीं है। इसलिए लोकतांत्रिक सरकार कैसी होनी चाहिए? जो जनता की सहमत हो, जनता के प्रति उत्तरदायी हो। अगर प्याज कीमतें बढ़ जाती हैं, सरकार की नींद हराम हो जाती है। सरकार को पता है कि हम हार जाएंगे चुनाव, और कोई सत्ताधारी दल चुनाव हारना नहीं चाहता। ये मनोविज्ञान है। क्योंकि हारने का मतलब है सीधे मंत्री क्या हो जाएगा? संतरी हो जाएगा। कितना बड़ा चेंज आता है लोगों में। एक समय के लिए आप मुख्यमंत्री हैं, जैसे वहां से हटे पूरी दुनिया बदल जाती है आपके लिए। ये 5 साल में ऐसा होता है। इतना अर्श से फर्श पे जा सकते हैं, फर्श से बहुत बड़ा चेंज होता है इसमें। इस वजह से लोकतांत्रिक सरकार। लेकिन लोकतांत्रिक सरकार बनाना आसान है या लोकतांत्रिक समाज? याद रखिएगा, लोकतंत्र की फिलॉसफी में बता दी,
लोकतंत्र का सरकार बनाना ये भी आसान है, लेकिन लोकतांत्रिक समाज बनाना ये मुश्किल है, और खुद व्यक्ति का लोकतांत्रिक हो जाना ये और मुश्किल है। आप लोकतांत्रिक हो या तानाशाह हो, आप में से कौन बच्चा लोकतांत्रिक है? आप लोकतांत्रिक हो? कैसे मानूं मैं? अच्छा, बैठने के लिए सोचता हूँ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। अरे, इतनी जोश में बच्ची है कि उसको सुनाई नहीं दे रही हमारी बात। लेकिन तुम्हारी कोई छोटी भाई बहन है? छोटे, ठीक है, क्लास करके तुम जाओ और तुम्हारे छोटे भाई बहन कहे, दीदी दिन भर पढ़ती रहती हो, मेरे लिए कुछ काम किया करो, घर घर कुछ काम नहीं करती, तुम्हारा जवाब क्या होगा? तुम्हारे छोटे भाई बहन कह रहे हैं, दीदी कमाओ कुछ, पढ़े पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, अरे हमें कुछ पैसा नहीं मिल रहा है, सारे पापा तुम्हारी पढ़ाई में पैसा खर्च कर रहे हैं, कैसे जवाब दोगी? और बड़ी होशियार बच्ची है, सीधा जवाब नहीं दे रही है ये। मेरे बच्चों, आप क्लास कर गए, आपके छोटे भाई बहन ने पूछा, दीदी कब तक पढ़ती रहोगी, अरे कुछ काम धाम करती, मुझे भी दो पैसे देती, और आपका दिमाग पॉलिटी ने शुरू से गर्म कर रखा है, ये मारा एक चाटा। चुप, छोटी है, ज्यादा जबान चलाती है। किसी को पिटाई की हो कि नहीं कभी? पिटाई की हो? नहीं, पिटाई नहीं की हो, पीटी हो? बहुत अच्छी बात है। अगर इसने कभी पिटाई नहीं किया है, यही है लोकतांत्रिक जीवन। लोकतांत्रिक जीवन का मतलब है किसी की राय मुझसे अलग हो तो उसका सम्मान करना। लोकतांत्रिक जीवन का मतलब है हर मतभेद का सम्मान करना। लोकतांत्रिक जीवन का मतलब है किसी से मेरे झगड़े हो जाए उसके भी मत का सम्मान करूं। इसे वाल्टेयर एक फेमस कवि थे, वो कहा करते थे, लोकता मैं आपकी बात से पूरे जीवन असहमत रहूंगा, आपके बोलने के अधिकार को मना नहीं करूंगा। ये क्या है? लोकतांत्रिक व्यक्ति। हमारे यहाँ संसद में देखो कुर्ता फाड़ लड़ाई कर रहे हैं, लोकतंत्र के मंदिर में बैठकर कैसा अलोकतांत्रिक व्यवहार कर रहे हैं। सरकार के रूप में तो लोकतंत्र में रातों रात बना दूंगा, समस्या व्यक्ति को लोकतांत्रिक बनाने में आ रही है। और आपको पता है, हमारे यहाँ पिटाई की, हमारे यहाँ अलोकतंत्र की चेन चलती है, पति पत्नी को पीटता है, अलोकतांत्रिक। जहां हमने हाथ पांव चला दिया वहां क्या हो गया? अलोकतांत्रिक। जहां भी हाथ पांव हमने चलाया वो लोकतांत्रिक है। दूसरे की बात का सम्मान तो करना सीखें, असहमति का, और कहीं असहमत है जो उसका शांतिपूर्ण समाधान करिए, लोकतंत्र। हमारे यहाँ तो सांसद जो है कैसे हैं, संसद में बैठ के टेबल चेयर से मारते हैं एक दूसरे को, मार्शल को उठा के ले जाना पड़ता है, ले जाओ इनको। इसीलिए इंग्लैंड में, आपको जानते हैं यूरोप में लोकतंत्र इतना सफल क्यों है? व्यक्ति लोकतांत्रिक है। हमारे यहाँ व्यक्ति लोकतांत्रिक नहीं है। घर में पापा, वो तो किम इन जुंग के सगे भाई हैं। आपके हर घर में कौन बैठा हुआ है? पति किम इन जुंग का भाई है। पति पत्नी कुछ नहीं समझता, पापा बच्चों को नहीं समझते, बड़ा भाई छोटे भाई को नहीं समझ सकता। अब इसका एक्सेप्शन है, ये एक लोकतांत्रिक परिवार में रह रही है। जैसे हमें हर परिवार होना चाहिए ऐसे हर परिवार होना चाहिए, वैसा मुझे मिल नहीं रहा है। तुम बहुत सौभाग्यशाली हो, ऐसे लोकतांत्रिक परिवार में रह रही हो जहां ना कोई किसी को पीटता है ना कोई पिटता है। यही लिखना है आपको, आगे लिख लो। क्या लिखा आपने? हेडिंग लिख लीजिए, लोकतांत्रिक समाज। लोकतांत्रिक समाज। पहला पॉइंट, जिस समाज में जाति लिंग धर्म, जिस समाज में जाति लिंग धर्म जन्म के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव न हो,
जिस समाज में जाति, लिंग, धर्म और जन्म के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव न हो, दूसरा, बहुसंख्यक अल्पसंख्यकों का दमन न करें, बहुसंख्यक अल्पसंख्यकों का दमन न करें। और अंतिम पॉइंट, सभी व्यक्तियों के लिए मूलभूत आर्थिक सुविधाएं उपलब्ध हो। सभी व्यक्तियों के लिए मूलभूत आर्थिक सुविधाएं उपलब्ध हो। सभी व्यक्तियों के लिए मूलभूत आर्थिक सुविधाएं उपलब्ध, ये लोकतांत्रिक समाज होगा। तो लोकतांत्रिक समाज बनाना कठिन काम है या लोकतांत्रिक राज्य? यही तो भारत में चल रहा है। लोकतांत्रिक राज्य तो हमारे यहाँ 75 साल पुराना है, लेकिन लोकतांत्रिक समाज बनाने की जद्दोजहद आज भी जारी है। अगला हेडिंग लिख लीजिए, लोकतांत्रिक व्यक्ति। लोकतांत्रिक व्यक्ति पहला पॉइंट, प्रत्येक व्यक्ति में दूसरे के विचारों और मत के प्रति प्रत्येक व्यक्ति में दूसरों के विचारों और मत के प्रति सहिष्णुता होनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति में दूसरे के विचारों और मत के प्रति सहिष्णुता होनी चाहिए। देखिए, मैंने ज्यादा लोगों को क्या देखा हुआ है, जो हमसे अलग हो तो उनका मजाक उड़ाते हैं। आपको पता है, हम लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो वहां थाईलैंड के बहुत बड़ी संख्या में छात्र पढ़ने आते थे। तो थाईलैंड, अब देखिए भारतीय छात्रों को खुराफात देखिए, थाई भाषा में और कुछ नहीं सीख पाए, ये सीख गए कि उनकी भाषा में गाली क्या होती है। और जब वो हॉस्टल के नीचे से गुजरते थे तो गाली देके भाग जाते थे अंदर। अब वो छात्र इधर उधर देखता था, कौन है, किसने गाली दिया। निहायत अलोकतांत्रिक है। देखिए, ज्यादातर मानव स्वभाव में देखिए, वो दूसरे का मजाक उड़ाते रहते हैं। ये छोटे होने की निशानी है। दूसरे का मजाक कभी नहीं उड़ाना चाहिए, इसलिए ये अलोकतांत्रिक व्यवहार है। यानी दूसरे के जीवन शैली, विचारों के प्रति, पहनावे के प्रति सहिष्णुता रखिए। दूसरा पॉइंट, अगला पॉइंट, विवादों का समाधान विचार विमर्श के द्वारा होना चाहिए। विवादों का समाधान विचार विमर्श के द्वारा होना चाहिए। पता है, आजकल टीवी वाले बच्चों को आधा बिगाड़ रहे हैं, क्योंकि टीवी में कोई सीरियल देखो, दे चाटे में, ये कौन सा सीरियल है यार, जिसको देखो वही चाटा मार रहा है, उनका बंद करो सीरियल को। ये समस्या एकता कपूर ने पैदा की। मेरे बच्चों, आजकल क्या हो रहा है, ये चाटा मारना है, ये सब कोई लोकतांत्रिक व्यवहार थोड़ी है। तीसरा पॉइंट लिख लो, प्रत्येक व्यक्ति की जीवन शैली, प्रत्येक व्यक्ति की जीवन शैली का विशिष्ट महत्व है, जिसका हमें सम्मान करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति जीवन शैली का विशिष्ट महत्व है, जिसका हमें सम्मान करना चाहिए। तो लोकतंत्र की बात इतनी हो गई। हमने लोकतंत्र के थोड़ा विस्तार कर दिया, क्योंकि याद रखिए, हम भारतीय संविधान नहीं पढ़ने जा रहे हैं, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, भारतीय लोकतंत्र।
इसी एनसीईआरटी में देखेंगे तो उसमें टाइटल ये है, भारत में लोकतंत्र। तो संविधान थोड़ी पढ़ने जा रहे हैं हम, तो भारतीय लोकतंत्र पढ़ने जा रहे हैं। तो लोकतंत्र के मायने बेसिक आपको पता होना चाहिए। लोकतंत्र का मतलब ये है। अब एक दो शब्द और बचा है, उसके बाद हम फिर अपना टॉपिक शुरू कर देंगे। और अगला शब्द है संविधानवाद। रीडिंग लिखिए, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। अगला शब्द है संविधानवाद। देखिए, जहां वाद की बात आती है, वाद यानी विचारधारा, फिर मामला आ गया। वाद व्यक्ति नहीं बल्कि क्या होता है, समाजवाद, उदारवाद। समाजवाद उदारवाद के मायने हम देख लेंगे निर्दिष्ट तत्व में, फंडामेंटल राइट में, प्रस्तावना में। लेकिन अगर सही मायने में वाद देखा जाए, वाद का मतलब है नजरिया होता है। और इसलिए हम बार बार आप कहते हैं कि हमारा दुनिया, इस दुनिया में झगड़े का मूल कारण क्या होता है, नजरिया, वाद। कोई उदारवादी है, आपको पता है एक ही समाज की व्याख्या अलग अलग लोग अलग तरीके से करते हैं। अब कोई युवा होगा, वो समाज की व्याख्या अलग करेगा, बूढ़ा होगा समाज की व्याख्या अलग करेगा। यही तो वाद है। इसलिए ताजमहल को उदारवादी देखेगा, उदारवादी क्या कहेगा, वाह या क्या प्रेम की क्या शानदार इमारत। समाजवादी देखेगा तो उसकी व्याख्या कैसे करेगा, मुझे सफेद संगमरमर में खून के धब्बे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मजदूरों का शोषण करके ये इमारत बनाएगी। महिलावादी देखेगा तो क्या कहेगा, नारीवादी, ये बताओ पुरुष ने महिला क्यों दिया, महिला पुरुष क्यों नहीं दे सकती। पर्यावरणवादी देखेगा तो क्या कहेगा, यमुना किनारे इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाने की क्या जरूरत थी, यमुना का प्रवाह रोक दिया। बिल्डिंग एक है, व्याख्या कई है, वाद। आपके घर में नहीं, कोई रूढ़िवादी होता है, आप में भी विचारधारा बनी हुई है, ये आपको पता नहीं चलता। बहुत लंबे समय तक व्यक्ति को ये नहीं पता चल पाता कि उसका विचार क्या है। आप में विचारों की श्रृंखला है, क्योंकि मैंने कहा बायोलॉजी नहीं है, आप शरीर है, विचार है। और पता आप में विचार कहाँ से बने, चाहे अनचाहे स्कूल से, घर से, कॉलेज से, धार्मिक संस्थाओं से, सीरियल से, टीवी से, सीरियल से कुछ पढ़ने से विचार बनते चले गए। इसे जब हम कहते हैं विचारधारा, आप भी विचार का एक समुच्चय ही हो। अब सवाल है, दुनिया में विचारधाराएं जैसी नहीं रही है। इसे जब हम कहते हैं संविधानवाद, जहां वाद लग जाएगा वहां क्या है, विचारधारा। संविधान तो कहीं भी हो सकता है, लेकिन संविधान की विचारधारा दुनिया में बहुत कम जगह है। तो सवाल है, संविधानवाद यानी संविधान किस विचारधारा को आगे बढ़ाता है। ध्यान रखने की है, संविधान में एक संस्था होती है, दूसरी विचारधारा होती है, जैसे लोकतंत्र में। मैं संविधान की संस्थाओं की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जब हम संविधानवाद शब्द का प्रयोग करते हैं, जब हम संविधानवाद शब्द का प्रयोग करते हैं तो इसमें दो चीजें आ जाती हैं। पहला, वाद। अगर पहली बात संविधान की बात करिए तो उसमें क्या होगा, सरकार। भाई संविधान में सरकार हो गए, संविधान फिर सरकार के तीन अंग होंगे, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये सरकार के तीन अंग हो गए। लेकिन जब हम वाद शब्द का प्रयोग करेंगे तो वाद का मतलब क्या है, विचारधारा। और वो विचारधारा कौन सी, दुनिया में आप याद रखिए विचारधाराएं तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन वो विचारधारा जो दुनिया को इस समय बिल्कुल डोमिनेट कर रही है वो है उदारवादी विचारधारा। हकीकत ये बात है। इसे संविधानवाद मतलब है उदारवादी विचारधारा। और स्वाभाविक तौर पर एक ऐसी विचारधारा जिसका नाम क्या है, उदारवाद। और उदारवादी विचारधारा का एसेंस क्या है, पहले व्यक्ति का महत्व है, स्वतंत्रता अधिकार का महत्व है, और स्वतंत्रता अधिकार के बाद तर्क और विवेक का महत्व है। आपको याद दिला दें, समाज में कई किस्म की विचारधारा, कई बार हम समाजवाद के नाम भी सुनते हैं, लेकिन उसके एग्जाम्पल हम बाद में आपको बता देंगे।
लेकिन दुनिया में 21वीं शताब्दी में जो विचारधारा पूरी दुनिया में सबसे डोमिनेंट है, उसका नाम क्या है? उदारवाद। उदारवादी विचारधारा का मर्म क्या है? जहां व्यक्ति को प्राथमिकता दिया जाए। बात ध्यान सुनने की है। व्यक्ति, आप जिस समाज में रहते हैं वहां आप भी हैं, परिवार भी है, विद्यालय है, विश्वविद्यालय है, परंपरा है, धर्म है, तमाम चीजों से घिरे हुए हैं। आप तमाम चीजों से घिरे हुए हैं, लेकिन सवाल है, आप पहले हैं या विद्यालय पहले है? आप पहले हैं या परिवार पहले है? आप पहले हैं, परिवार पहले है? क्या उदारवादी क्या माना? मैं हूं तो दुनिया है, याद रखना। इसलिए अपनी भी शादी में न जाऊं तो मेरी मर्जी, और रात में खड़े होकर छत पे चिल्लाऊं तो, याद रखना। जब आपने ये सोच लिया, कई बच्चे तो एकदम दुविधा में फंस गए, किसको बोले, परिवार को बोले कि अपने आप को बोले। जब आपने ये सोच लिया परिवार पहले है तो आजादी का बेड़ा गर्क हो जाएगा, याद रखना। जब आपने ये सोच लिया परंपरा, प्रथा, धर्म पहले है, ओ माय गॉड, जीने नहीं देंगे लोग। पहले कौन? पहले मैं। इसलिए शादी करोगे तो बापू से पूछना जरूरी है? बिल्कुल नहीं। और बापू से पूछोगे तो क्या करेंगे? धर्म जाति का कॉम्बिनेशन बैठाएंगे, गोत्र बैठाएंगे, उसके बाद समुदाय देखेंगे, उसके बाद उम्र देखेंगे। मैं दिग्विजय सिंह का फैन हूं, 72 साल की उम्र में शादी किया। ये सब उदारवादी लोग हैं मेरे दोस्तों, ये सामान्य व्यक्ति बस की बात नहीं है। यूरोप और अमेरिका में सारे आदमी क्या है? उदारवादी। हम उदारवादी पढ़ते हैं, हो नहीं सकते। उदारवादी होने में खतरा है, बहुत ज्यादा है। इसलिए अब सवाल है, बापू से, अगर बापू से जाकर कहो, कौन कौन व्यक्ति हैं, कितने बच्चे ऐसे हैं शादी विवाह में बापू की सलाह लेंगे, माँ की सलाह लेंगे? सब रूढ़िवादी। सब क्या है? कोई उदारवादी बच्चा है? उदारवादी बच्चा कोई है कि नहीं है? मेरे सामने हाथ उठा लो, बापू लठ चला देगा? नहीं चलाएगा। खुद मतलब खुद बोले हैं क्या? अब देखो फिर कंडीशन लगा दिया, पढ़ा लिखा रहेगा, चलो ये कौन सा कंडीशन है भाई? इसलिए एक बात याद रखना मेरे दोस्तों, इसलिए आजादी की लड़ाई तो आज भी हमारी चल रही है। एक महान फिलोसफर ने कहा था, मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर इन चेन। जन पैदा हुए थे स्वतंत्र। अच्छा, पैदा हुए थे स्वतंत्र या दो चार लोगों के साथ? स्वतंत्र थे यार। अब ये बात क्यों है? ये क्यों देखते हैं कि चार लोग क्या कहेंगे, मोहल्ला क्या कहेगा, मोहल्ले कैसी तैसी? किसी की परवाह मत करो। और एक बात याद रखना, हमारे समाज में जो उदारवादी लोग नहीं होते, वो पता है क्या बोलते हैं? अगर आपको परिवार में कहा जा रहा है मेरी ये बेटा या मेरी ये बिटिया है, बिल्कुल सज्जन है, सबसे अच्छी बच्ची है, समझ लो आपके व्यक्तित्व में कोई गंभीर खामी है। अगर कोई परिवार में आपसे ये कह रहा है यार इससे मैं परेशान आ गया हूं, ये हमारा सुनता ही नहीं, तो समझ लो आप क्या बनोगे। घर में मत जाके बता देना, लफड़ा पड़ा, पापा यही धमक पड़े, क्या बच्चों को सिखा रहे हो। दूसरा है आजादी। आजादी का मतलब तो, आजादी का बहुत बड़ा मतलब होता है मेरे बच्चों, उन्हें पहले बता दिया है। आजादी पढ़ना और आजादी का प्रयोग करना दोनों बातें हैं। कई बार आप जानते हो, जब कपड़े वपड़े खरीदने जानते हो, कोई चमकीला कपड़ा लगा कर यार खरीद लें क्या, फिर सोचते हो कि लोग क्या सोचेंगे यार। कई बार तो ऐसा कपड़ा पहन के हमारा आने होते हैं, झकास कपड़ा, ऐसा कपड़ा हो लोग देख के बस देखते रह जाए, लेकिन हिम्मत नहीं करती अंदर से। पहले घर में पहन के देखते हैं, शीशे में जाते हैं, ना ना यार ये तो बड़ा गड़बड़ लग रहा है। किससे डर जाते हो बच्चों? माल की बात है। उसके बाद याद रख रहा हूं,
मुझे किसी भी चीज में मुझे तभी विश्वास होगा जब प्रमाण मुझे दोगे, तर्क दोगे। मैं इसलिए किसी बात को नहीं मानूंगा। धार्मिक ग्रंथ में लिखी गई है, मेरे तर्क हिसाब से सूट नहीं कर रही है। इसलिए जब न्यूटन ने कहा धरती घूमती है, तमाम धर्मवादी धरती घूमती, सूरज घूमता है। न्यूटन ने कहा मुझे कैसे तुम्हें पता? उनका धार्मिक ग्रंथ में लिखा है। कहे विवेक भी अप्लाई कर लो, विवेक अप्लाई करो। ब्रूनो ने कहा आपको पता है पश्चिम कितना आगे क्यों है, पश्चिम इतना प्रगतिशील क्यों है? अब हम कहते हैं ना ना, हम सोने की चिड़िया थे, हमको लूट लूट के आज अमीर बन गया। है बेकार की बात है, लूट लूट के अमीर बन गया। उनको अमीर बनाने में जिसका विचार खुला होगा, जो उदारवादी होगा, सफलता के चरम पे जाएगा। और जो बध के जिएगा, जो दड़बे में रहेगा, दड़बे में दो लोग रहते, एक मुर्गी और एक मानव। दड़बा किसका है? विचारों का। ये पैर में जंजीर नहीं होती, सबसे बड़ी जंजीर कहाँ है? विचारों में जंजीर। मेरे दोस्तों उदारवाद, ओ माय गॉड, क्या विचारधारा! जी लो जिंदगी, अब छोड़। एक बात याद रखने से उदारवादी क्या कहते हैं? एक मुझे अगर समाज और परिवार, टीचर, पापा एक भलाई मुझे कर दें, अकेला छोड़ दें। मुझे कई कई बार गुस्से में जब आते हो, कई बार कुछ नाराज हो जाते हो, किसी लड़ाई होती है, मुझे मेरे जीवन में अकेला छोड़ दो। लेकिन आपको पता है आपकी आजादी को ऐसे रंदा लगाया जाता है बचपन से, आप लोग मानव नहीं बचे हो, दास ही बचे हो। दास हो आप लोग। एक दास तो आपके सामने खड़ा है, आप में मैं भी शामिल हो रहा हूं। बताओ, कई बार कई चीज मन करता है, नहीं कर पाते। क्यों? टीचर है, लोग टीचर बन गए, टीचर बन के पैदा हुए थे, टीचर बन गए। शादी में डांस करना है, टीचर नहीं कर सकता। किसने कहा है डांस नहीं करना है? मेरे दोस्तों, इसीलिए सवाल है, ये विचारधारा कहां टिकेगी? ये विचारधारा मैं लेके जाऊं नॉर्थ कोरिया के राष्ट्रपति के सामने, विचारधारा टिकेगी या मुझे दौड़ा लेगा? अरे जब शरीर रहेगा तभी तो विचार रहेगा, और शरीर ही कूट देगा। इसलिए पहले विचार या पहले सरकार? आजादी के लिए सरकार को सीमित करें या असीमित करें? जब आजादी के लिए सरकार को सीमित कर देंगे, सरकार को नियंत्रित कर देंगे, उसी विचारधारा का नाम क्या है? संविधान। लिख लीजिए। पहला पॉइंट, संविधानवाद एक आधुनिक उदारवादी विचारधारा है। संविधानवाद एक आधुनिक उदारवादी विचारधारा है जिसके अनुसार व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकार का सर्वाधिक महत्व है। जिसके अनुसार व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकार का सर्वाधिक महत्व है। अगला पॉइंट, व्यक्ति की स्वतंत्रता के संरक्षण के लिए सरकार की शक्तियों को सीमित करने की आवश्यकता होती है। व्यक्ति की स्वतंत्रता के संरक्षण के लिए सरकार की शक्तियों को सीमित करने की आवश्यकता होती है। सीमित अंडरलाइन।
इसीलिए संविधानवाद को सीमित सरकार का पर्याय भी कहा जाता है, लिमिटेड गवर्नमेंट। इसलिए संविधानवाद को सीमित सरकार का पर्याय भी कहा जाता है। संविधानवाद को सीमित सरकार का पर्याय भी कहा जाता है। सरकार की शक्तियों को सीमित करने के लिए निम्नलिखित उपाय अपनाए जाते हैं। सरकार की शक्तियों को सीमित करने के लिए निम्नलिखित उपाय अपनाए जाते हैं। ए, सरकार की शक्तियों को सीमित करने के लिए निम्नलिखित उपाय अपनाए जाते हैं। ए, संविधान की सर्वोच्चता। ए, संविधान की सर्वोच्चता जिसे विधि की सर्वोच्चता भी कहा जाता है। इस संविधान की सर्वोच्चता जिसे विधि की सर्वोच्चता या विधि का शासन भी कहा जाता है। इस संविधान की सर्वोच्चता जिसे विधि की सर्वोच्चता या विधि का शासन भी कहा जाता है। बी, मूल अधिकार। और सी, शक्ति पृथक्करण। सी, शक्ति पृथक्करण। अब आप देखिएगा, ये पीटी में पूछा गया सवाल है कि संविधानवाद क्या है, और एक बार तो सवाल ये पूछा गया उदारवादी लोकतंत्र की विशेषता क्या है। पीटी में दोनों सवाल पूछे गए। इसका मतलब याद रखिएगा, संविधानवाद का मतलब क्या है, बात को नकारात्मक तरीके से बता दें। संविधानवाद का सिंपल मतलब है सीमित सरकार, संविधानवाद का दूसरा नाम है। विधि का शासन संविधानवाद का अगला नाम है। संविधानवाद को तीन शब्दों में, संविधानवाद से मिलते जुलते तीन शब्द हैं। अब देखिए शब्दों का हेर फेर देखिए, या तो आप किस शब्द का प्रयोग करिए, संविधानवाद। इसी के लिए किस शब्द का प्रयोग करिए, इसीलिए किस शब्द का प्रयोग करिए। इसी के नाम पर एक और शब्द का प्रयोग करिए। एक ही मतलब है। इसलिए हम इत्मीनान से जब कोई चीज पढ़ते हैं, समझ के पढ़ते हैं, इत्मीनान से पढ़ते हैं, क्योंकि एग्जामिनर क्या कहते, ज्यादातर सवाल तो इधर इधर सब केवल शब्द घुमा देगा। वो आपको हम बार बार कहते हैं हमारे एग्जाम में रटने की गुंजाइश बहुत कम होती है। रटी हुई चीज आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि क्या करेगा वो शब्द ही घुमा दे, बात वही पूछेगा 3 बार से शब्द घुमा देगा वो, तो परेशान हो जाएंगे। इसलिए संविधानवाद का दूसरा नाम क्या है, सीमित सरकार। सीमित सरकार का मतलब है किससे सीमित, संविधान से सीमित। किससे सीमित, अधिकारों से सीमित। और किससे सीमित, याद रखिए भारत में सीमित सरकार है या सीमित सरकार है। आपको पता है, अगर आपको सीमित सरकार का उल्टा करके देखिए, निरंकुश सरकार। सीमित सरकार का उल्टा करके देखिए, निरंकुश सरकार। आप याद रखिए, दुनिया के कई देशों में, अभी तो अलोकतांत्रिक देशों में आप गए नहीं हैं, अलोकतांत्रिक देशों में सरकार का यहां तक हस्तक्षेप होता है कि आपके पहनावे कैसे होंगे। बात होती है, स्कूल में क्या पढ़ेंगे, कौन सी फिल्म देखेंगे, सरकार का यहां तक हस्तक्षेप होता है। आप जरा सोच के देखिए, आपके जीवन में इतने बड़े आप हो गए, पुलिस से कभी आपका आमना सामना हुआ? अब कोई खुराफाती बच्चा होगा, उसका जरूर आमना सामना हुआ होगा। अब कहीं ईंट पत्थर मारा होगा, अब कहीं रेलवे का शीशा तोड़ दोगे, पुलिस का सामना होगा। नहीं, जरा सोच के देखिए, पुलिस आपको भी ये मिलने आई, कपड़े कैसे पहनते हो, पुलिस ने कभी आपसे पूछा? ये गुलाब लेकर किससे मिलने जा रहे हो, पुलिस ने कभी पूछा? ये पढ़ने जा रहे हो, ये केजीएस का बैग लेके जाते कहाँ हो, क्या करोगे, कभी पुलिस ने पूछा? आपको मैं बता दूं, दुनिया में कई ऐसे देश है जहां इतना तक मनाही है कि ब्यूटी पार्लर नहीं होगा।
बताओ, बिना ब्यूटी पार्लर कोई देश चलता है? बताओ, हाल की बात है। शरीर मेरा, पैसा मैं खर्च करूंगा। और दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहां पीने को शराब नहीं मिलती। एक बात याद रखो मैं बच्चों, मैं शराब को पीने को बढ़ावा नहीं दे रहा हूं। मेरे पास इतना विवेक है कि क्या पीना है क्या नहीं पीना है। और अगर जो पीना चाहता है वह टेस्ट करके देखने दो, हो सकता है आप छोड़ दे बाद में। ये याद रखो मेरे बच्चों, ये क्या है, जहां सरकार ये तय करे कि आप क्या पहनोगे, क्या पढ़ोगे, क्या पियोगे, क्या खाओगे, आजादी रही या खत्म हो गई? ये सीमित सरकार है या असीमित सरकार है? असीमित सरकार है। उत्तर कोरिया में एक बच्चे ने, 12 साल के बच्चे ने दक्षिण कोरिया की फिल्म देख ली थी। 10 साल की सजा हुई थी उसको, उनके दंग रह जाएंगे। ईरान में सारी महिलाओं 70, अभी सर्वे हुआ था, 70% महिलाएं कह रही हैं हमें स्कार्फ जबरदस्ती पहनवाया जा रहा है, हम नहीं पहनना चाहते। स्कार्फ जिसकी मर्जी हो पहने, जिसकी मर्जी हो न पहने, बाध्य न किया जाए, ये आजादी है। जिसकी मर्जी हो पिए, जिसकी मर्जी हो न पिए। इसे यू ही आप जाइए, संयुक्त अरब अमीरात इतना संपन्न क्यों है? आपको पता है वहां का प्रिंस बिन जायद इतना आधुनिक व्यक्ति है। जब प्रिंस जायद ने मल्टीप्लेक्स बनवाया, पूरे यूएई में एक ही देश ऐसा है इस्लामी जहां शराब मिलती है, जहां बार है, थिएटर है, कुछ भी कपड़े पहन के आप स्टेडियम में जा रहे थे, कैसे कपड़े पहन के लोग आते हैं? मैच देखा आपने? किसी इस्लामी देश में ऐसे इम्पॉसिबल है। आपको पता है जब बिन जायद, उसी का फायदा हुआ, सऊद यूएई धंधना कर आगे बढ़ा, खूब पैसा कमाया। इसका मतलब जो उदारवादी विचार अपनाएगा वो माला माल है। एक एग्जाम्पल देखिए, जब प्रिंस बिन जायद ने कहा कि हमारे यहाँ शराब भी बिकेगी, सब कुछ रहेगा हमारे यहाँ, कट्टरपंथी सामने आ गए, है इस्लाम खिलाफ काम कर रहे हो। तो सुनो, ये मस्जिद है, जाके तुम यहाँ नमाज अदा करो, तुम्हारे लिए भी ऑप्शन है। तुम ये नहीं बताओगे दूसरा क्या करेगा, आपको नमाज अदा करना है, ये मस्जिद है। लेकिन जो मैं खाने में जाना चाहता है, जाने दो उसको। जो मधुशाला में जाना चाहता है उसका भी रास्ता खोले रखो यार। कमाल की बात है। बाबा रामदेव सोचते हैं सब लोग 4 बजे उठ के सांस छोड़ो, सांस। मेरा छोड़ने का मन नहीं कर रहा है, मेरा क्यों छोड़ूं भाई मैं? ये नहीं चलेगा मेरे बच्चों, ये नहीं। पापा जैसा व्यवहार नहीं। राज्य भी जब पापा जैसा व्यवहार करने लगेगा तो मैं जी पाऊंगा। इसलिए जो जैसी सीमित शासन, सरकार बस एक ही काम करेगी, आपको याद रखिए। सीमित सरकार काम क्या है? अगर मेरे जीवन में कोई अटैक कर दिया, मेरा कोई मोबाइल छीन के भाग गया, बस उतने के लिए सरकार है हमारे पास। बाकी मुझे उपदेश न दे सरकार, उपदेश नहीं चाहिए। इसलिए सीमित सरकार, संवैधानिक सरकार। संवैधानिक सरकार मतलब वो सरकार जो संविधान से सीमित हो। विधि का शासन, याद रखिए, दुनिया में विधि हमेशा रही है, लेकिन शासकों की। अध्ययन सुनने की है, राजा की विधि या विधि क्या शासन। दुनिया में पहली विधि क्या है? जो महाराजा ने कह दिया वल्लाह, उन्होंने कहा ना भाई गंदी बात, ऐसे नहीं होगा। महाराजा भी हमारे यहाँ विधि मंत्री का शासन है या विधि का शासन है? पीएम सीएम और डीएम का शासन है या विधि का शासन है? विधि का शासन है ये मेरे बच्चों। बहुत बड़ी बात है ये। इसे जो विधि का उल्लंघन करेगा वो खोपचे में जाएगा। सबका मतलब संविधानवादी है। संविधानवाद कहने के अलग अलग तरीके हैं। इसे संविधानवाद क्या नहीं है ये भी हम देख ले, उल्टा कर लेके देख ले। तो किसी चीज को हम इसे उल्टा करके देख ले। संविधानवाद क्या नहीं है? संविधान होना संविधानवाद की गारंटी नहीं है। दुनिया कोई ऐसा देश नहीं है जहां संविधान नहीं है, कोई ऐसा देश नहीं है। लेकिन संविधान की सर्वोच्चता नहीं है। पाकिस्तान में 5 संविधान बदला जा चुका है, इधर चाइना में 5, अमेरिका में 300 साल से एक ही संविधान है। इसे ट्रंप बड़े हैं संविधान, भारत में एक ही संविधान है। इसलिए संविधानवाद जहां नहीं है,
यानी संविधान होना का यहां संविधानवाद नहीं होगा। जहां शासक सर्वोच्च है वहां संविधानवाद होगा नहीं। संविधान तो कहने को है, दिखावे को है, जब चाहेंगे तब संविधान बदल लेंगे। इसलिए दूसरी बात है, संविधानवाद कहाँ नहीं है? जहां निरंकुश शासन है, जहां सेना का शासन है, जहां अधिनायकवादी है, तानाशाही है, जो भी कह लीजिए, वहां संविधानवाद होगा नहीं। अब याद रखिएगा, सरकार होना, संवैधानिक सरकार होने गारंटी नहीं है। दुनिया को ऐसा कोई देश नहीं है सरकार नहीं है, सरकार के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, बिना सरकार के दुनिया चलती ही नहीं। लेकिन सरकार होना और प्रभावी रूप में सरकार, यहाँ पे क्या है, सरकार नहीं बल्कि यहाँ सरकार की सर्वोच्चता हो जाती है, तो संविधानवाद नहीं होगा। सर्वोच्चता सरकार की या संविधान की? सर्वोच्चता विधि की या व्यक्ति की? सर्वोच्चता विधि का शासन या व्यक्ति का शासन? विधि का शासन या विधि मंत्री का शासन? इसलिए यह संविधानवाद नहीं है, उल्टा संविधानवाद है। जो जहां पे यहां होगा संविधानवाद नहीं है। इसलिए बात को इसे बात स्पष्ट है। इसी कहने का हमारे पास और ऑप्शन है। जैसे हमारे पास और ऑप्शन कैसे है? हमारे पास और ऑप्शन कैसे है? जहां जहां संविधान होगा संविधानवाद होगा, इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन जहां संविधानवाद है वहां संविधान होगा नहीं होगा? जहां संविधानवाद है वहां संविधान होगा। एक अपवाद है, ब्रिटेन। जहां संविधान नहीं है इसके बावजूद भी संविधानवाद है। कमाल का देश है ये। इसलिए उत्तर कोरिया में संविधानवाद है, संविधान है कि नहीं है? अमेरिका में क्या है, संविधान या संविधानवाद? क्या? जर्मनी में, फ्रांस में ये संविधानवाद नहीं है, संविधानवाद है। और आप याद रखिए, फिर वही बात है, एक बात याद रखो मेरे बच्चों, व्यक्ति का शासन खराब होता है, वो चाहे पापा का हो या शासक का हो। मैंने माना कि व्यक्ति हो सकता है एक व्यक्ति बड़ा अच्छा हो जाए, लेकिन क्या भरोसा है? एक बात याद रखो, व्यक्ति का भरोसा नहीं होता, वे तो सभी के लिए एक जैसी होगी। क्योंकि व्यक्ति का स्वभाव कैसा है? छड़े रुष्टा छड़े तुष्टा, रुष्टा तुष्टा छड़े छड़े। एक गाल में गुस्सा, दूसरे गाल में प्यार। कई लोग तो कई लोग तो मैंने ऐसे देखे हैं, अगर खुश हो जाए तो आपके लिए जान दे देंगे, और नाराज हो जाए तो जान, ऐसा नहीं भाई। इसी व्यक्ति का शासन बहुत समस्या है। व्यक्ति को पता नहीं कब खुश हो जाए, पता नहीं कब नाराज हो जाए, किस पे चढ़ जाए। व्यक्ति का शासन मायने ही नहीं रखता। शासन व्यवस्था का चलेगा जो सभी के लिए समान रूप में कार्य करेगी। संविधानवाद है। ये स्पष्ट है? लिख लिया आपने? इसको फिर से लिखवाने की जरूरत तो नहीं है। अंतिम बात पढ़ लीजिए, अंतिम शब्द, उसके बाद हम शुरू कर देंगे। पॉलिटी क्या है? संविधान और राज्य व्यवस्था लिख लीजिए। बात स्पष्ट है? जो मैं बता रहा हूं अगर उसमें कोई समस्या हो तो पूछिए, उसमें संकोच करने की बात नहीं है। जो नहीं बता रहे उसकी चिंता मत करिए, लेकिन जो बता रहे हैं उसको कहीं पूछ सकते हैं। संविधान एवं राज्य व्यवस्था। एक है कॉन्स्टिट्यूशन और एक है राज्य व्यवस्था, पॉलिटी।
एक है संविधान, दूसरा है पॉलिटी। पहला पॉइंट, संविधान। संविधान में सरकार की 3 अंगों की संविधान में सरकार की 3 अंगों की शक्तियों का उल्लेख होता है। संविधान में सरकार की 3 अंगों की शक्तियों का उल्लेख होता है, जबकि राज्य व्यवस्था में संसद के द्वारा निर्मित विधियों को भी शामिल किया जाता है। राज्य व्यवस्था में संसद के द्वारा निर्मित विधियों को भी शामिल किया जाता है। राज्य व्यवस्था में संसद के द्वारा निर्मित विधियों को भी शामिल किया जाता है। इसका बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। इसका मतलब है, संविधान का मतलब है जो आर्टिकल है, अनुच्छेद है, भाग है। पॉलिटी का मतलब है जो संविधान के बाहर है। पॉलिटी का मतलब है जो संविधान को कॉम्प्लीमेंट करता है, जैसे समोसे के साथ चटनी या चटनी के साथ समोसा। संविधान है तो विधि है, या विधि है तो संविधान है? बात बड़ी सिंपल सी है। आपको मतदान का अधिकार मिला हुआ है, कैसे? संविधान से। अच्छा, आपको मतदान का अधिकार संविधान से मिला हुआ है? अच्छा, सारे अधिकार संविधान से मिले हैं। ओ, मतदान का अधिकार संविधान से मिला हुआ है तो किस अनुच्छेद से मिला हुआ है पुत्र? क्या 326 में यह लिखा गया है, निर्वाचक नामावली में किसी व्यक्ति के नाम शामिल करने में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। मतदान का अधिकार की बात ही नहीं है। अनुच्छेद 326 में यह है, जितने बच्चे यहाँ 18 साल के ऊपर के हैं, कभी भी अपना नाम आप निर्वाचन अधिकारी को दीजिए, आपका नाम शामिल किया जाएगा। 326 में तो लिखा गया है। आपको पता है, ये जो चुनाव होता है, चुनाव में ऑब्जर्वर, नॉमिनेशन, चुनाव की पूरी प्रक्रिया है। नामांकन पत्र दाखिल करेंगे, पर्यवेक्षक होगा, परिणामों घोषणा होगी, काउंटिंग होगी। ये कहाँ लिखा गया है? जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। क्यों? क्योंकि निर्वाचन के लिए हमारे संविधान में महज 5 आर्टिकल है, 324 से 329। हमारे तो संविधान में केवल लिख दिया गया है निर्वाचन आयुक्त होगा, और हमारे संविधान में लिख दिया गया है निर्वाचन आयुक्त क्या करवाएगा? राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, लोकसभा का, राज्यसभा का, विधानसभा का निर्वाचन करवाएगा। यही निर्वाचन आयोग का काम है। इसी एक लाइन से काम चल जाएगा। इसलिए मेरे दोस्तों, संविधान में सूत्र है, उसकी हमें व्यापक व्याख्या चाहिए। व्यापक व्याख्या किसने की है? संसदीय अधिनियम के द्वारा। संविधान क्या है? मोटर, वाहन। संसदीय विधि क्या है? पहिया, चलती का नाम गाड़ी। तो संविधान को चलाया कैसे जाए? जब तक संसदीय विधि नहीं बनेगी, संविधान चल ही नहीं पाएगा। अब चुनाव ही नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि चुनाव की जितनी बातें हो रही हैं वो सब हैं संसदीय विधि, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के द्वारा। लेकिन संविधान का आधार लेके बनी हुई है 324 से 329 तक। 5 आर्टिकल में इतने बड़े देश में चुनाव हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। इसलिए याद रखिएगा, एक के साथ एक फ्री। कई बार आप सेल में जाते हैं कपड़ा लेने, एक के साथ एक फ्री। तो संविधान के साथ संसदीय विधि फ्री, पॉलिटी। इसीलिए जब भी हम संविधान पढ़ते हैं
कई बार रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट 50-51 का रेफरेंस देते रहते हैं। लाभ के पद की बात संसदीय अधिनियम 59 में लिखी गई है। जहां जहां आप देखेंगे वहीं संसदीय। ये बताइए, न्यायाधीशों का वेतन भत्ता समय समय बढ़ाया जाता है, कैसे? संसदीय विधि से। न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित की गई, कैसे? संसदीय विधि से। इसलिए हमारा संविधान कैसा है आपको पता है? जब आपने कभी बाइक खरीदी है, या अब ऐसे देखिए, अगर बाइक ना भी खरीदो चिंता की बात नहीं है, आगे कार खरीद लेना यार, दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है, विचार छोटा मत रखो। अनलोकतांत्रिक तरीका अपना रही हो, ओ माय गॉड। अभी लोकतंत्र पढ़ा रहे हैं, दो बच्चे आपस में लोकतांत्रिक तरीका अपना रहे हो, ओ माय गॉड। देख लो, तुम समझाओ इनको। कोई बात नहीं, अभी धीरे धीरे विचार में परिवर्तन आएगा। देखो जवानी में जोश तो बहुत हाई रहता है ना, खून गर्म है, मैं चाहूं तो भी गुस्सा नहीं आएगा, खून ही नहीं उबल रहा है। और मेरे बच्चे पता चला कि एसी के नीचे बैठे हुए हैं, यहाँ एसी के नीचे बैठे हुए, तभी खून गर्म हो रहा है, ओ माय गॉड। यही मानव स्वभाव। तो जिस उम्र में आप हो, आप थोड़ा स्वभाव तेज ही होता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा चेंज करोगे तभी तो। आपको पता है, बड़े बड़े फील्ड में अधिकारी जाते हैं, अधिकारियों को भी गुस्सा करने का कोई अधिकार नहीं। जनता जुड़ी है, भीड़ जुटी रहती है, बाबू कह के भैया कह के समझाना पड़ता है। कई बार आपको पता है, कई अधिकारी नए नए बने, वर्दी मिली और पता चला किसी पे एक चाटा ला दिया, 5 साल सस्पेंड रहे, हवा खराब हो गई। लोकतंत्र है, इसे या तो सुन के सुधर जाओ, या इसका इसका मैं क्या बता रहा था, जब आप कभी देखना, संविधान क्या है, जब ट्रक नई नई कंपनी से आती है, चेसिस जैसी, चेसिस आपने ट्रक की देखा है, ड्राइवर बैठा रहेगा और पूरा, अचानक उसको देखें डर जाएंगे आप, क्या भाग रहा है। और जब वो ट्रक जाती है बॉडी मेकर के पास, उसके बाद लाल पीला पूरा कवर लगाएगा, झमझम पूरी बॉडी बनाएगा, उसके पीछे फिर लिख दे, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। जो ट्रक आप देखते हैं वैसी कंपनी से नहीं निकलती, बनाता कौन है? बॉडी मेकर। तो ट्रक क्या है? संविधान। राज्य व्यवस्था क्या है? बॉडी मेकर। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री है, बिना संसदीय विधि के आप राज्य व्यवस्था नहीं समझ सकते, बार बार हमें इसका हवाला देना पड़ता है। लिखेंगे, एक लाइन में क्या लिखा आपने? लिख लीजिए, एक लाइन है, उदाहरण के लिए संविधान में निर्वाचन के संक्षिप्त प्रावधानों का उल्लेख। उदाहरण के लिए संविधान में निर्वाचन के संक्षिप्त प्रावधानों का उल्लेख संक्षिप्त प्रावधानों का उल्लेख अनुच्छेद 324 से 329 के बीच में उल्लिखित है। अनुच्छेद 324 से 329 के बीच में उल्लिखित है। अनुच्छेद 324 से 329 के बीच में उल्लिखित है, जिसको प्रभावी बनाने के लिए जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का निर्माण किया गया है। जिसको प्रभावी बनाने के लिए जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट 1951 का निर्माण किया गया है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का निर्माण किया गया है। दूसरा पॉइंट,
संविधान कब लागू हुआ? बात मैं पूछ रहा हूँ आपको, संविधान कब लागू हुआ? 50 में। 1950 में जो मूल अधिकार थे उसको वैसा ही समझा जा रहा है या कुछ अलग समझा जा रहा है? तो संविधान को हम कैसे समझें? एक तो संविधान को चलाने के लिए पहली आवश्यकता क्या पड़ी? संसदीय विधि। इसलिए पॉलिटी का मतलब है संविधान प्लस संसदीय विधि। दूसरी बात है, अब सवाल ये है, संविधान को कई बार आगे बढ़ाने के लिए संसद विधि का निर्माण तो करती ही है, कई बार संविधान संशोधन भी कर देती है, महिलाओं का रिजर्वेशन। लेकिन संविधान के जो मायने लिखे गए हैं, अब 1950 में आपको पता है 1950 में हमारा समाज एकदम अलग था, आज एकदम अलग है। समाज में कितना बड़ा चेंज आ रहा है। अच्छा, संविधान हमारे समाज के लिए है या उस समाज के मंगल ग्रह के लिए है? समाज एक जैसा है क्या? 1950 का समाज, ओ माय गॉड, उस समय आपको पता है ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में चलती थी 1950 में। राज कपूर हीरो हुआ करते थे और जैसे हीरो हीरोइन आपस में आते थे, कैमरा ऊपर जाता, दो चिड़िया उड़ रहे हैं उनको दिखाया जाता था। उसके बाद इमरान हाशमी का जमाना आया। अब बताओ मेरे दोस्त, समाज बदला या वही रहा? बदला। अब बताओ, तो ये बताओ संविधान की व्याख्या मैं कैसे करूं? 1950 से करूं या वर्तमान परिप्रेक्ष्य में करूं? कौन करेगा? हम कैसे करेंगे भाई? और अरे मैं तो देख, ओ माय गॉड, मैंने 1970 दशक की जो फिल्में देखी, उसमें फिल्में के जय संतोषी माँ ऐसी फिल्में आती, सत्यम शिवम सुंदरम, और उसके बाद मैंने फिल्में देखने शुरू किया, उसमें कहा छिछोरे। और पहले तो आपका सिंगर किशोर कुमार एक सॉन्ग गा रहे थे, सेंसर बोर्ड ने इस बात को कह के बैन कर दिया कि अश्लील है, कई गाना नहीं गा सकते। उसके बाद तो मैंने देखा सॉन्ग गा रहा, अब करूंगा गंदी बात गंदी बात, ऐसा समाज आएगा? अब मैंने कई बार शादियों में देखा है पूरा परिवार ही मिलके डांस कर रहा है, गाना ये गा रहा है, पता है उसका मतलब समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? इसलिए मेरे बच्चों, हमने कुछ जिम्मेदारी जस्टिस संजीव खन्ना को दे रखी है। कैसे? आगे लिख लीजिए। संविधान संविधान लिखित होने के साथ जीवंत और आंगिक दस्तावेज है। संविधान लिखे हो जीवंत, लिविंग, ऑर्गेनिक, आंगिक। संविधान जीवंत और आंगिक दस्तावेज है। अच्छा, आप याद रखिए जीवंत, आप जीवंत है कि नहीं? अब जो जिन बच्चों के चेहरे पर बिल्कुल मुस्कुराहट नहीं आ रही है, समझ लो कि जीवंत नहीं है वो। अरे वो पर्यावरण के प्रति कुछ रिस्पॉन्स करना चाहिए कि नहीं? अब बुद्ध जैसे बैठे हुए हैं तो जीवंत नहीं है, आप जीवंत हो। अरे पार्टी में कहीं जाओगे तो कुछ डांस वांस करोगे, नहीं है, जीवंत हो। हमारा संविधान मरा हुआ है, जीवंत है। यानी परिवेश के प्रति रिस्पॉन्स, देखिए वस्तु परिवेश के प्रति रिस्पॉन्स नहीं करती, जीवंत करता है। किसी पक्षी के आगे से गुजरिए भाग जाएगा, जीवंत है। आंगिक है, जैसे हमारा शरीर है, शरीर में हाथ है, पांव है, वैसे हमारे संविधान के 22 भाग हैं, 22 भाग एक दूसरे से अंतर्निर्भर हैं। तो हमारा संविधान कैसा? ऑर्गेनिक। देखिए जब हम किसी शब्द का प्रयोग करते हैं उसके मायने हमें पता होना चाहिए, एक बार देख लीजिए, दो बार आराम से देख लीजिए। ऑर्गेनिक है, इसलिए हमारे संविधान का मतलब क्या है? शरीर जैसा है, जैसे शरीर के तमाम भाग एक दूसरे पर अंतर्निर्भर है, वैसे संविधान। आंगिक रिलेशन की बात जब कहते हैं, याद रखिएगा हमारे हाथ का महत्व इसलिए एक शरीर का पार्ट है, जो आर्टिफिशियल है ये मारकर कोई भी यूज कर सकता है, लेकिन मेरा हाथ उखाड़ कर किसी और के हाथ में नहीं लगा सकता। हमारे शरीर से हाथ का संबंध ऑर्गेनिक है, मारकर का नहीं है। मेरे शरीर का सर के साथ संबंध ऑर्गेनिक है, ट्राउजर का नहीं है, शर्ट का नहीं है। शर्ट का रिलेशन मेरे शरीर के साथ आर्टिफिशियल है,
संबंधों की संख्या होती है ऑर्गेनिक और आर्टिफिशियल। ऑर्गेनिक नहीं, स्वाभाविक, अंतर्निर्भर, जो एक के साथ दूसरा परिभाषित होता है। तो संविधान के तमाम आर्म्स है, बाँ है, ऑर्गन्स है। जैसे 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 पेड़ की शाखाएं, तो शाखाओं का रिलेशन पेड़ के साथ ऑर्गेनिक है। आप एक पेड़ की शाखा काटकर दूसरे पेड़ में नहीं लगा सकते, ये तो ऑर्गेनिक है। तो संविधान कैसा है? ऑर्गेनिक। उसकी व्याख्या करने के लिए कोई इंस्टीट्यूशन चाहिए, तो आगे लिख लीजिए। जिसकी व्याख्या के लिए उच्चतम न्यायालय को दायित्व दिया गया है। जिसकी व्याख्या के लिए उच्चतम न्यायालय को दायित्व दिया गया है। और उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिए गए समय समय पर विभिन्न निर्णय उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिए गए समय समय पर विभिन्न निर्णयों को भी राज्य व्यवस्था का भाग माना जाता है। उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिए गए विभिन्न निर्णयों को भी राज्य व्यवस्था का भाग माना जाता है। उच्चतम न्यायालय के द्वारा समय समय पर दिए गए विभिन्न निर्णयों को भी राज्य व्यवस्था का भाग माना जाता है। अब आप ये बताइए, बात अगर देखिए, निजता का अधिकार जीवन का अधिकार का भाग है या नहीं है? है या नहीं है? जिन लोगों ने पढ़ा होगा, निजता का अधिकार जीवन का अधिकार का भाग है, ये संविधान में लिखा है, न्यायालय ने कहा? पॉलिटी। तो संविधान प्लस संसदीय विधि पॉलिटी, संविधान प्लस उच्चतम न्यायालय के निर्णय पॉलिटी। इसे अपने उल्लेख में हमेशा बार बार उच्चतम न्यायालय के निर्णय देते रहते हैं संविधान में। अब बताइए, अभी अभी तो आपने लेटेस्ट देखा होगा, संविधान में निर्वाचन आयुक्तों की प्रक्रिया जैसी दी गई है, वैसा ही निर्वाचन आयुक्त का नियुक्ति हो रही है, कुछ और है? ध्यान देने की बात है। संविधान में लिखा गया है कि राष्ट्रपति निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति करेगा। व्यवहार में क्या हो रहा है? क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने कहा, उच्चतम न्यायालय ने कहा कि निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति एक समिति के द्वारा की जानी चाहिए। अब बताइए, संविधान की व्याख्या उच्चतम न्यायालय एक ही जैसा कर रहा है, समय समय पर अलग कर दे रहा है। और पहले पहले उच्चतम न्यायालय ये कहा करता था, हमारे यहाँ समलैंगिक संबंध आपराधिक मामले माने जाते थे। अभी नवतेज सिंह जौहर केस से उच्चतम न्यायालय ने कह दिया है, अगर सहमत के आधार पर समलैंगिक संबंध है तो वैधानिक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी दंडनीय नहीं है। न्यायालय के निर्णय बदल रहे हैं, एक ही जैसे हैं। क्यों बदल रहे हैं? समाज बदल रहा है, इसलिए इसलिए संविधान जीवंत है। तो संविधान को जीवंत कौन बनाएगा? न्यायालय का निर्णय। संविधान को जीवंत कौन बनाएगा? संसदीय विधियां। संविधान को जीवंत कौन बनाएगा? संविधान संशोधन। तो संविधान वैसे गतिशील है, प्रवाहवान है, जैसे आपका जीवन है। रुक जाना जीवन का नाम नहीं है मेरे बच्चों। इसे हमें अपने आप में चेंज करना पड़ता है, बदलना पड़ता है। यही तो बुद्धिमान व्यक्ति के लक्षण है। अपने आप को चेंज करो, बदलो, तभी तो बात आगे बढ़ पाएगी। समाज बदल रहा है, समय बदल रहा है, नहीं बदलेंगे तो हम पीछे हो जाएंगे। अंतिम पार्ट, अगला पॉइंट है, संविधान संविधान जिस सामाजिक व्यवस्था में निर्मित हुआ था, संविधान जिस सामाजिक व्यवस्था में निर्मित हुआ था, उस समय भारत की दलीय प्रणाली
सामाजिक व्यवस्था और उस समय भारत की दलीय प्रणाली, सामाजिक व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था का स्वरूप बिल्कुल अलग था। अब आप देखिए कैसे हमारे यहाँ चीजें बदल रही हैं। अब एग्जाम्पल आपको बता दें कैसे, तब हम संविधान को कैसे समझेंगे पॉलिटी में, कैसे चीजें बदल रही हैं। आपको पता है 1950 में कांग्रेस का प्रभुत्व था। आज क्या हाल है कांग्रेस का? जा रही है कांग्रेस। कम से कम इस चुनाव में ये हुआ, कांग्रेस एक विपक्षी दल बन गया। नहीं, जरा सोच के देखिए, कांग्रेस का मतलब है पहले का ब्रायन लारा, लेकिन आज ब्रायन लारा को रिप्लेस कर दिया है विराट कोहली ने। विराट कोहली मतलब बीजेपी। जहां देखो चुनाव बीजेपी जीत जा रही है। राहुल भैया भी लगातार प्रयास कर रहे हैं, कोहली के पास जा रहे हैं, मजदूरों के पास जा रहे हैं। इसलिए बात याद रखना मेरे बच्चों, जीवन में सीख लो, बड़े बड़े लोग वो काम कर रहे हैं जो अभी आप कर रहे हो। समझ लो आपका भविष्य कितना उज्जवल है। इसे अमीरी में पैदा होना बड़ी अच्छी बात है, गरीबी में हम उल्टा सोचते हैं कि ओ माय गॉड हमारे पास इतनी समस्याएं हैं, ये है वो। और ये समस्याएं ही इसीलिए है कि महान बनाने के लिए आपको आई हैं। जो बहुत सिल्वर स्पून के साथ पैदा हुआ और जीवन में कुछ नहीं कर पाया मेरे बच्चों, एक नहीं मैं 20 एग्जाम्पल बता दूंगा आपको। भाई मेरे बच्चे गुदड़ी के लाल बैठे हुए हैं, ये पहले से ही इसे पहले से ऐसी परिस्थिति में आए हुए हैं। तो बताओ राहुल गांधी को जो सीखना पड़ रहा है, क्यों ऐसे लोगों को देखा ही नहीं कभी। मोदी जी सक्सेसफुल क्यों है? गली गली की खाक छाना है, खाक। आप याद रखना। बहन जी सक्सेसफुल क्यों हुई? आकाश आनंद नहीं हो पाए। लालू प्रसाद यादव सक्सेसफुल है, तेज प्रताप वृंदावन से खाली नहीं पा रहे। ध्यान देने का, अमिताभ बच्चन की तरह अभिषेक बच्चन नहीं बन पाए। जो जितनी संपन्नता में पैदा होगा उतना आसान लालची बनेगा, और जो जमीन के नीचे धंसा होगा ऊपर आएगा। यही जीवन की फिलॉसफी है मेरे बच्चों। इसे कभी से अपने आप कम मत समझना। कांग्रेस बीजेपी ने रिप्लेस कर दिया कांग्रेस को। और सामाजिक व्यवस्था 1950 में मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री गिन लो, सारी ऊंची जातियों के लोग, ऊंची जातियों के लोग ही सारे शासन में, प्रशासन में मुख्यमंत्री। आज सारे हिंदी बेल्ट में देख लो, सारे मुख्यमंत्री पिछड़ी जाति के हैं, अनुसूचित जाति जनजाति के हैं। राष्ट्रपति कौन? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन? बिहार के मुख्यमंत्री कौन? ओ माय गॉड, व्हाट अ चेंज। 75 सालों में क्या बदल गया? संविधान बदला या पॉलिटिक्स बदल गई? संविधान बदला या समाज बदल गई? समाज संविधान को बदलेगा या संविधान समाज को बदलेगा? और 50 साल पहले ये मेरी ये बहनें ऐसी क्लास में नहीं थी। आपको पता है सुधा मूर्ति जब पहली बार बीएचयू में एमटेक करने गई, अपने पूरे बैच में अकेली लड़की थी वो। और उस समय बीएचयू में लेडीज टॉयलेट था ही नहीं, ऐसी परिस्थितियां थी। बाद में उन्होंने टाटा को स्पेशली चिट्ठी लिखा, जब टाटा स्टील में हो, उनकी भी बायोग्राफी बड़ी इंस्पिरेशन वाली है। टाटा स्टील को चिट्ठी लिखा कि महोदय आप मेरा एप्लीकेशन से रिजेक्ट कर रहे हैं कि मैं महिला हूं। रतन टाटा ने स्पेशली उनको बुलवाया। ये कौन लड़की है भाई, इतनी दबंग तरीके से चिट्ठी लिख सकती है। रतन टाटा ने उनको स्पेशल नौकरी दिलवाई, क्योंकि उसमें स्टील कंपनी में महिला काम करना अजीब सी बात मानी जाती थी। आज सीएम भी महिला, राष्ट्रपति भी महिला। आने वाले समय पूरे देश के मुख्यमंत्री महिला ही महिला। ये बदलाव किसने किया? ओह माय गॉड। ये मार्क्सवादी कहते थे तमंचे पे डिस्को, तमंचे पे डिस्को। मार्क्सवादी कहते थे आग लगा दूंगा, बुझाकर खाक कर दूंगा, जलाकर राख कर दूंगा।
और राग से जो बने मैं साम्यवाद कर दूंगा, चुप बेकार की बात करते हैं। तमंचे से चेंज होता है या बल्ले बल्ले, किसने चेंज कर दिया? 75 साल में क्या चेंज आ रहा है यार लोकतंत्र में? बिना लफड़े के, बिना पंगा के चेंज हो गया, चुनाव से चेंज हो गया समाज। कमाल की बात थी। और हमारे संविधान में तो इतने दूरदर्शी थे, ये बात विवाद हुआ था उस समय, क्योंकि सोवियत संघ जैसे देशों में तलवार के बल पे चेंज करने का प्रयास किया गया। डॉक्टर अम्बेडकर से पूछा गया कि डॉक्टर साहब ये तरीका जल्दी जल्दी चेंज करो, आप लोकतंत्र अपना रहे हो, बैलगाड़ी वाली चाल से मत चलो। ये तरीका सफल नहीं होगा, क्रैश कर जाएगा। यही तरीका सफल होगा? कहां से कहां बैठा दिया। आने वाले समय तो इंतजार कर रहा हूं, मैं संसद की बैठक देखने जाने वाला हूं, जिन एक तिहाई महिलाएं बैठी होंगी। संसद है, लफड़ा झगड़ा सब कुछ खत्म। तो लफड़ा झगड़ा करने का तो सारी पुरुषों की है। ये थोड़ा थोड़ा भी अभी कोई इंटरेक्शन हो गया है, थोड़ा लफड़ा झगड़ा थोड़ा ही हुआ है। मेरे बच्चों, एक बार हमारी बहनें शासन में आ जाएं, देश की तस्वीर बदल जाएगी। और अर्थव्यवस्था, पहले अर्थव्यवस्था का समाज, पहले अब ऊंची जातियों के बजाय कौन आ गया? पिछड़ी जातियां, अनुसूचित जाति, जनजाति। यही तो पॉलिटी है। समाज ने संविधान को बदला है, संविधान ने समाज को, दोनों ने एक दूसरे को। इसे आपको पता है, हमारे यहाँ सबसे बड़ा बुलडोजर योगी के पास नहीं है, संविधान है, जो समाज को रियल बदल रहा है। आपको याद दिला दे, महिलाओं को आरक्षण इसीलिए दिया गया, समाज में उनकी हैसियत बढ़ी। पिछड़ी जातियों को आरक्षण इसीलिए दिया गया, समाज में उनकी हैसियत बढ़ी। उनमें जागरूकता आ गई कि भाई हम बड़ी संख्या में हैं, बड़ी संख्या में सत्ता भागीदारी चाहिए। और अर्थव्यवस्था के पहले अर्थव्यवस्था कैसी थी? ओ माय गॉड, समाजवादी अर्थव्यवस्था। क्या बताऊं मेरे दोस्तों, हम लोग जब यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, कॉलेज में कॉस्मेटिक्स के नाम पे एक बोरोलिन था। आपने देखा है कहीं बोरोलिन? देखा भी नहीं होगा। अच्छा, देखा है? मतलब आप लोग कहाँ 1857 पैदा हुए थे क्या? इतनी पुरानी बातें जानते हो? मेरे बच्चे, एक जमाना था, ओ कार और तो कुछ थी ही नहीं, वही ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में थी। एक दूरदर्शन था जो दूर से ही दर्शन होता था, समाजवाद। उसके बाद अब की अर्थव्यवस्था कैसी आ गई? उदारवादी, बाजारवादी। ओ मगर चमचम, कहीं भी चले जाओ। भाई मेरा तो कमाल की बात यार, हाँ बताए, वो पहले शादियां कैसी होती थी? बच्चों को पीला कपड़ा पहना देते थे, एक तो कम एज में शादी हो जाती थी। जब तक समझ पाए तब तक बांध देते थे, जब तक आजादी का मत तो समझ पाए तब तक बंध गए। और ओ माय गॉड, पहले समाजवाद में पीला सा कपड़ा पहना जाता था, और वही वही पीला सा कपड़ा पहन के शादी हो जाती थी, 10-20 रुपए का आता था, और वही पीला पूरा कपड़ा पूरा खानदान पहनता था। और जब मैंने विराट कोहली, जब मैंने राघव चड्ढा की शादी देखी, हम कहा ओ माय गॉड, बाजारवाद। कुछ लोगों ने कहा आम आदमी की शादी हो रही है, हमने कहा चुप कर, आम आदमी की शादी हो रही है। इसलिए मेरे बच्चों, आजकल आजकल मैं शादी ब्याह में जाता हूँ, देखता हूँ दूल्हा दुल्हन पहले ऊपर जा रहे हैं। हमने कहा ये क्या हो रहा है भाई? शादी जमीन पे होगी, ऊपर होगी? क्या है? बाजारवाद। उदारवाद ना है होता, संविधान में जीएसटी आती? नहीं आती। संविधान में जीएसटी जोड़ा ही चले गया, उदारवाद आया। हाँ, अब ये बात अलग है, जब उदारवाद आएगा तो सवाल ये पूछा जाएगा, समाजवाद रखा जाए, हटा दिया जाए, यही तो विवाद चल रहा है। ये क्या है? पॉलिटी। यानी पॉलिटी का सरोकार सारा व्यवहारिक है। इसलिए मेंस के सारे सवाल देखिए, जहां संविधान है वहां से एग्जामिनर का सरोकार नहीं है, जहां संविधान खत्म हो रहा है सवाल वहीं से पूछ रहा है वो। मेंस का उठा के देख लीजिए। यानी आपको संविधान पढ़ना है या पॉलिटी? लास्ट में एक लाइन लिख लीजिए। सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था और अर्थव्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और दल प्रणाली।
सामाजिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और दल प्रणाली संविधान को प्रभावित करती है। संविधान को प्रभावित करती है, लेकिन संविधान भी समाज को प्रभावित करता है। लेकिन संविधान भी समाज को प्रभावित करता है। और दोनों के इसी अंतर संबंध का अध्ययन ही राज्य व्यवस्था है। दोनों के इसी अंतर संबंध का अध्ययन ही राज्य व्यवस्था है। दोनों किसी अंतर संबंध का अध्ययन ही राज्य व्यवस्था है। ये बेसिक शब्दावली हमारे पास इतनी हो गई, बात कुछ होगी आपको आगे बता देंगे। अब यहाँ से हम संविधान शुरू कर सकते हैं और पहला टॉपिक है प्रस्तावना। ये पहला है। कुछ सवाल आपको पूछना है यहाँ तक? बताइए क्या पूछना है। जो मैंने लिखा आपको कोई समस्या उसमें? हाँ बताइए। अच्छा जी, आपका सवाल है गवर्नेंस क्या है, तो मैं बता देता हूँ। देखिए एक शब्द है सरकार, गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट का मतलब तो आप जानते हैं कि जहां पे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका हो। लेकिन आप याद रखिएगा, कई बार हम गवर्नमेंट को ज्यादा एग्जैक्टली कार्यपालिका के रूप में बोलते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का सिंबल होता है मंत्रिपरिषद, प्रशासनिक अधिकारी। लेकिन टेक्निकली सरकार के 3 अंग होते हैं। लेकिन अगर हम गवर्नमेंट को मंत्रिपरिषद और प्रशासनिक व्यवस्था के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं, ये गवर्नमेंट है। अब यही बात है कि कार्यपालिका में प्रशासनिक अधिकारी है, स्थायी कार्यपालिका, अस्थायी दोनों है। अस्थायी मतलब जो 5 साल के निर्वाचित होते हैं, नेता, मंत्री। स्थायी का मतलब है प्रशासनिक अधिकारी। ये सरकार है। दूसरा क्या है? शासन, गवर्नेंस। अब गवर्नेंस का अनुवाद आप कह सकते हो शासन है। ये गवर्नेंस में क्या होता है? सरकार, जब सरकार का दोस्ती और सरकार के साथ संबंध एनजीओ के साथ हो जाए, नागरिक समाज, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस। तो अभी आप देखोगे पहले क्या होता था, शिक्षा देने की जिम्मेदारी किसकी थी? सरकार की। दिल्ली में शिक्षा देने में प्रथम एनजीओ की भूमिका बहुत बड़ी रही है। आपको पता है पर्यावरण की रक्षा के लिए ग्रीन पीस। आज की दुनिया में पता नहीं कितने नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो सरकार के साथ काम कर रहे हैं। और एनजीओ को आप कह सकते हैं नागरिक समाज। नागरिक समाज का मतलब है जो न तो बाजार है न सरकार है। छात्र के रूप में आप किसके पार्ट है? नागरिक समाज के। एनजीओ क्या है? नागरिक समाज। फिल्मी दुनिया क्या? नागरिक समाज। मीडिया, नागरिक समाज। इसे याद रखिए, लोकतंत्र में नागरिक समाज हमेशा सरकार के साथ काम जब करने लगता है तब इसे कहते हैं गवर्नेंस। ये नई टेंडेंसी है। पहले ऐसा माना जाता था सरकार नागरिक समाज के बिहाफ पर काम करेगी और नागरिक समाज के प्रति उत्तरदायी रहेगी। तभी आपने देखा होगा आजकल नारा क्या चलता है? PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्लस पीपुल्स पार्टिसिपेशन। गवर्नेंस का मतलब है जहां एनजीओ काम किसके साथ कर रहे हैं? सरकार के साथ। इन्फोसिस फाउंडेशन है, बिल गेट्स फाउंडेशन है, गरीबी हटाने में, साक्षरता देने में, वृक्षारोपण में तमाम कार्यक्रम चल रहे हैं। और बल्कि एनजीओ तो कई बार ऐसा लगता है सरकार से ज़्यादा बेहतर काम कर रहे हैं। क्योंकि एनजीओ के साथ होता क्या है, सरकार का जो नौकरशाही वाला कागजी तरीका है वो नहीं होता। सरकार की प्रक्रियाएं बड़ी शक्तिशाली होती है, फाइल पे फाइल दौड़ेगी। प्रशासनिक अधिकारी प्रक्रिया को बहुत फॉलो करता है जो एनजीओ में नहीं होता। दूसरी बात, सरकार प्लस प्राइवेट सेक्टर, PPP। सरकार प्लस निजी सेक्टर, सरकार प्लस अडानी, सरकार प्लस अंबानी।
निजी सेक्टर है, बिरला। अभी आप देखेंगे, अभी यही तो हो रहा है। अब आईआरसीटीसी प्राइवेट एंटिटी है, गवर्नमेंट बॉडी है। आईआरसीटीसी प्राइवेट बॉडी है जो किसके साथ मिलकर काम कर रही है? रेल के साथ काम कर रही है। ये गवर्नेंस है। इसका मतलब है आज तो बड़ी सारी, आप पता है धारावी में, मुंबई में धारावी में झुग्गी झोपड़ी का रीडेवलपमेंट किया जा रहा है और गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट दिया है अडानी को। तो ये हमने सीखा कहाँ से? ये जापान से, दक्षिण कोरिया से। जापान दक्षिण कोरिया की संपन्नता का सबसे बड़ा कारण है कि वहां की सरकारों ने प्रमुख औद्योगिक घरानों को बहुत आगे बढ़ा दिया। अरे भाई सीधी सी बात है, हमारे पास टेस्ला है, हमारे पास पता चला कि एमजी है, बीवाईडी है, इससे तो अच्छा रिलायंस आगे बढ़े ना। ये ग्लोबलाइजेशन की दुनिया है। जापान में, जापान दक्षिण कोरिया की संपन्नता है और हमारे यहाँ की हर बात में पॉलिटिक्स चल जाती है, इसलिए बिना वजह के विवाद पैदा किए जाते हैं। अरे भाई चाइना दुनिया में पोर्ट बना रहा है तो इससे अच्छा हम वो पार्ट अडानी बनाए ना। अडानी वाले बनाए गए पोर्ट का हम प्रयोग कर पाएंगे, चाइना वाले पोर्ट का? अडानी का पोर्ट का कर। और अडानी जब बनाएंगे तो वहीं भारतीयों को नौकरी मिलेगी, चाइनीज प्रोजेक्ट मिलेगी। इसलिए मतलब नई दुनिया है। आज क्या है, गवर्नमेंट भी प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर काम कर रहा है, इसे गवर्नेंस कहते हैं। तो एनजीओ के साथ मिलकर काम करना, प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर काम करना, इसे क्या कहा जाता है? गवर्नेंस। तो गवर्नेंस बहुत व्यापक शब्द है, जहां नागरिक समाज, एनजीओ और निजी कंपनी सब एक साथ मिले। इसको इस तरीके से देखे, पी 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 प्लस चौथा पी, पब्लिक प्राइवेट। पब्लिक का मतलब सरकार, प्राइवेट का मतलब है निजी कंपनी। पब्लिक प्राइवेट प्लस पीपल्स पार्टिसिपेशन, यह है गवर्नेंस। यही किसने पूछा था? बात हुई। अब पॉलिटी के पहले टॉपिक पर और कोई सवाल है आपको? तो अगला हेडिंग लिखिए, प्रस्तावना। देखिए प्रस्तावना का शाब्दिक मतलब क्या है? परिचय, आउटलाइन, इंट्रोडक्शन। और फिर वही बात है, आप अपना परिचय कैसे देते हैं? हमें संविधान का परिचय चाहिए, तो क्या देखें? प्रस्तावना। तो ऊपर पहले बेसिक बातें मैं आपको लिख दूं, उसके बाद उसी के मुद्दे की बात कर दूं। पहले बेसिक बातें आपको बता दूं, प्रस्तावना में क्या क्या है और वो आपको याद होना चाहिए। किसी को प्रस्तावना याद है? तो पहले बेसिक बातें मैं आपको बता दूं, फिर मुद्दे बता दूं। लिखवाने मुद्दे काम आते हैं, बाकी चीजें ऑब्जेक्टिव एग्जाम को लेकर आएंगी। तो प्रस्तावना का पहला स्रोत क्या है? प्रस्तावना का जो स्रोत है क्या है? अमेरिकी संविधान। हमारी प्रस्तावना का मूल स्रोत क्या है? यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि प्रस्तावना मूल तो लिखी कहाँ गई? वी द पीपल ऑफ इंडिया कहाँ से लिखा गया? अमेरिका से। और संविधान सभा में नेहरू के द्वारा प्रस्तुत उद्देश्यगत प्रस्ताव, नेहरू के द्वारा उद्देश्यगत प्रस्ताव कब लाया गया था? नेहरू के द्वारा संविधान सभा में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब लाया गया था? 13 दिसंबर 1946। यही है या कुछ अलग है? ये स्रोत है, प्रस्तावना का स्रोत है। फिर प्रस्तावना की प्रकृति। अवाद योग्य है, नॉन जस्टिसेबल और नॉन जस्टिसेबल और गैर अधिशासपूर्ण है। अभी सारे के मतलब एक्सप्लेन कर देंगे, पहले तो बता दें
बेसिक आउटलाइन क्या है जो हम ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए देख लेते हैं। प्रकृति क्या है? तीसरा है प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन से क्या जोड़ा गया? क्या जोड़ा गया? प्रस्तावना की व्याख्या के लिए न्यायालय के निर्णय जो प्रमुख है, न्यायालय के जो प्रमुख निर्णय है वो दो प्रमुख है, बाकी तो आप देखेंगे कई को लिख सकते हैं, लेकिन हम सारे निर्णय को के बजाय फंडामेंटल लिखते हैं। बेरूबारी, नाइनटीन 60 बेरूबारी। दूसरा केशवानंद भारती वाद। LIC केस को भी लोग मान लेंगे, LIC केस को लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे फंडामेंटल केस को हम तो, हमारा पर्पज हर केस का उल्लेख करना नहीं होता, उसकी फिलॉसफी पर ध्यान देना मूल है। अगर प्रस्तावना की बेसिक बातें देखेंगे यहाँ तक मामला बनेगा। प्रस्तावना की बेसिक बातें हैं। अब जब हम देखें प्रस्तावना, अभी हम मुद्दों की तलाश करेंगे। एक फैक्ट हमें बता दें प्रस्तावना में क्या चीज़ हमें देखनी है, क्या क्या चीज़ जोड़ा गया। अब प्रस्तावना को हम लिखना चाहें, अगर प्रस्तावना के मूल तत्व की बात करें, जो अभी सब मुद्दों की बात करेंगे, लेकिन प्रस्तावना में है क्या? किसी को याद है एग्जैक्टली प्रस्तावना? अच्छा, आप लोगों को याद है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन मैं आपको एक तरीका बता दूंगा। हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग भारत को क्या बनाना चाहते हैं? संप्रभु। क्या बनाना चाहते हैं? समाजवादी। उसके बाद क्या बनाना चाहते हैं? उसके बाद लोकतांत्रिक, उसके बाद गणतांत्रिक। फिर भारत को देना क्या चाहते हैं, भारत के लोगों को देना क्या चाहते हैं? पहला न्याय, जस्टिस। दूसरा स्वतंत्रता। तीसरा समानता। चौथा बंधुता, जिससे भारत में और ऐसी गरिमा जो राष्ट्र की एकता अखंडता को बढ़ावा दे, और ऐसी गरिमा जो राष्ट्र की अखंडता को बढ़ावा दे। और लास्ट में लिखा गया है संविधान सभा के द्वारा। लास्ट में किसका नाम है? संविधान सभा का। संविधान सभा के द्वारा 26 नवंबर 1949 वो संविधान क्या किया गया? एडॉप्ट किया गया। एडॉप्ट का मतलब क्या होता है? आत्म अंगीकृत। एडॉप्ट आत्मार्पित, गिविंग टू अवर सेल्फ। आत्मार्पित इनएक्ट, और इनएक्ट किया गया यानी लिखा गया, लिपिबद्ध किया गया। ये पूरी प्रस्तावना है। ये तो बेसिक फैक्ट है, और आप हमेशा जानते हो एग्जामिनर जो चीज एज इट इज लिखा हो कभी नहीं पूछता। हाँ, ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए पूछा जा सकता है प्रस्तावना में उल्लिखित आदर्शों की क्रमिकता क्या है, ये किस क्रम में रहते हैं। अब ये सब ये क्रमिक जो बेसिक बातें हैं बहुत इत्मीनान से पढ़ने की जरूरत पड़ती है। क्रमिकता याद होनी चाहिए, और याद रखिएगा हम भारत के लोग तो आ ही जाता है, लेकिन पहले क्या आता है? पहले संप्रभु आएगा, समाजवादी आएगा।
हमेशा आप याद रखिएगा, पहले संप्रभु ही आएगा, क्योंकि संप्रभु क्या है? राष्ट्र की सुरक्षा। संप्रभु क्या है? पहले हम स्वायत्त होंगे तब समाजवादी बनेंगे। अरे आजादी वगैरह सब बाद में आती है, पहले राष्ट्र की एकता अखंडता बननी चाहिए, राष्ट्र की सीमाएं सुरक्षित होनी चाहिए। इसी क्रमिक है, पहले अस्तित्व की चिंता होगी, पहले समानता की। पहले आजादी चाहिए, पहले समानता। अस्तित्व पहले जान है, तो इसे पहले संप्रभु हुआ था। क्या पहले आता उसका कारण है। और जब एक बार जीवन बच जाएगा तब सोचेंगे समाजवादी बनना है, क्या बनना है, तब पंथ निरपेक्ष बनेंगे, और लोकतंत्र के बनने के बाद गणतंत्र बनेंगे। फिर इंग्लैंड से अमेरिका गए हम। और याद रखिएगा, और ये कैसे हुआ? जस्टिस, जी का मतलब है जस्टिस। जगबीर सिंह मिलने गया किससे? जगबीर सिंह किससे मिलने गया? लेसी सिंह से, एल। और दोनों के बीच में क्या हुई? यानी जसबीर सिंह जब लेसी सिंह से मिलने गया, दोनों के बीच में क्या हुई? समानता स्थापित हुई। और समानता के बाद धीरे धीरे बंधुता बढ़ने लगी। और जस्सी और जगबीर सिंह के बीच संबंध कैसे बना, बाकी कहानी कल। तो कहने का मतलब एसोसिएट लर्निंग है। अगर किसी चीज को, मुझे अब न्याय में कितनी बातें लिखी गई है, अच्छा स्वतंत्रता का आगे क्या है वो भी तरीके में बता दूंगा। स्वतंत्रता का क्या है? विचार और अभिव्यक्ति, ये तो है। उसके बाद बीएफ, बीएफ आपने देखा है? किसने देखा है? अरे बुल फाइटिंग नहीं देखी है? बीएफ, बिलीफ एंड फेथ। और जब बुल फाइटिंग में देखने गया, डब्ल्यू के साथ गया, वर्शिप। कहने का मतलब जो फैक्ट भी याद करने का एक तरीका है एसोसिएट लर्निंग। एकदम वैसे केवल दिमाग बंद करके आप याद करेंगे, याद होगा नहीं, खिसकता जाएगा। मैंने आपको तरीका बता दिया कैसे हर चीज को एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन इसी का विस्तार कैसे किया गया, इसमें मुद्दे क्या हैं वो तलाश करेंगे कल। आज के लिए